Acha ji guys, welcome to our first ever podcast here at the collection. Today we have a very special guest. The reason for these podcasts is कि हम आपको apart from गाड़ियों की knowledge, हम आपको उन बंदों से, उन personality से मिलाना चाहते हैं और उनसे वो सवाल पूछना चाहते हैं जिनसे शायद आपको सीखने को भी मिले, कुछ entertainment भी मिले, basically infotainment जिसको हम word बोल रहे हैं. So today our guest is Mr. Taha Ansari. Taha, thank you for coming. Thank you for inviting. Taha का हम थोड़ा सा आपको background दे दें. So the first time I met Taha was back in 2009? 10. हाँ वो था रेस इवेंट. हाँ रेस इवेंट था. How can I forget? So Taha कराची से आए थे all the way to participate in the drag race event. And वहाँ हमारी formally गपशप भी लगी. इवेंट में काफ़ी कुछ हो गया लेकिन I think that was the first time we met. उसके बाद फिर जब आप डायनो के लिए आए थे या? जी, फिर हम डायनो के लिए आए थे RX-7 की और ऑन एंड ऑफ चक्कर लगता रहा. फिर वो एक रास्ते को पाँव लग गए थे तो फिर इस्लामाबाद आना जाना लगा रहा. So basically we go way back. हमें तकरीबन 15 साल हो गए लगभग ज़्यादा. और ताहा अब होते हैं यूके में. जी बिल्कुल. और ताहा आए हुए थे तो हमने कहा कि इनके जाने से पहले जल्दी से इनका इंटरव्यू ले लें और इनकी लाइफ के बारे में अपडेट हो जाए क्योंकि बहुत से आपके लोग हैं जो जानना चाहते हैं बहुत सी चीज़ें. तो ताहा जी स्टार्ट करते हैं. आप बताएं कि आपकी पहली गाड़ी जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है वो क्या थी? मैंने अपने लिए पहली गाड़ी जो खरीदी थी जो मेरी अपनी ज़ाती थी वो बेसिकली FX थी. ठीक है. सुजुकी. और वो इस तरह हुआ था कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के साथ गाड़ी मिलने का वादा हुआ था घर से और प्लान हमारा था GT-TI का. उन दिनों की बड़ी तेज़ गाड़ी और बड़ी फेमस होती थी और द गोल इज़ टू बीट द 96 एंड 99 सिविक EXI एंड VTI. बिल्कुल. तो GT-TI GTX का एक क्रेज़ था लेकिन समहाउ कराची के अंदर जो गैंगस्टर्स होते थे या जो हम तो छोटे थे जो हमें बड़े बताते थे कि डकैतियों में यूज़ होती है और बहुत हाँ लाइक मतलब लोग बोलते थे कि जी ये अच्छे लोगों की गाड़ियाँ नहीं है, अच्छे घर के लड़कों की गाड़ियाँ नहीं है. तो हाँ तो उन दिनों मुझे फिर वो नहीं दिलाई गई और मुझे सबक सिखाने के लिए FX दिलाई गई. ठीक है. वहाँ से एक मॉडिफिकेशन की जर्नी स्टार्ट हुई लेकिन पहले मैं बाइकर ही था. ऑब्वियस ही बात है, मैकेनिक आना जाना ऑल्ट्रेशन ये सब चीज़ें करते रहते थे. लेकिन गाड़ी के अंदर जो डैश पंगा हमने शुरू किया वो बेसिकली FX के बाद से था कि उसमें किया प्राइड के कार्बोरेटर ये वो. अच्छा ठीक है. अच्छा उसको छेड़छाड़ की. हाँ वो अच्छी खासी तेज़ बनाई कि उसका एक 140 का मीटर होता था और हमें वो पूरा डाउन करना होता था. दैट्स इट. तो उसमें डबल बटरफ्लाई स्टाइल कार्बोरेटर और स्पेसर्स बना के जो काम हम कर सकते थे कि FX के इंजन के लिए वो किए. उसके बाद फिर दूसरी गाड़ियाँ मिलना शुरू हो गई जो चाहिए थी. फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मिलती नहीं लेकिन पहली गाड़ी FX थी. ठीक है. चलो हम लेट मी रीफ्रेश. पहली टर्बो गाड़ी कब ली? ये सुपरचार्ज या फिर मैंने स्टारलेट ली. अच्छा ठीक. जो आप इस्लामाबाद लेके आए थे रेस के लिए? नहीं वो मैंने तो 2007 में ली थी. अच्छा, जो मैं लेके आया था वो ताहिर भाई की थी. अच्छा ठीक है. और एक हम 450 लेके आए थे 5V टर्बो, एक 5V सुपरचार्ज. अच्छा. गाड़ी हम लेके आए थे और उससे पहले मैंने अपनी गाड़ी बनाई थी. एंड एट दैट टाइम गोल वाज टू बीट एन ईवो फ्रॉम अ लॉन्च. नई 2006-7 में नई ईवोस आई थी. कुछ लोगों के पास लो बूस्ट ईवोस होती थी जिसके अजीब अजीब सी चीज़ें होती थी लेकिन बहरहाल हमारा मकसद ये था कि हम एक ऐसी गाड़ी बनाएं जिसका क्वार्टर माइल 180 179 ट्रैप स्पीड टच करे. तो वहाँ से काफ़ी गेन मिला, काफ़ी फेम मिला कि एक सुपरचार्ज स्टारलेट तैयार करी और फास्ट के स्लिक्स होते थे उन दिनों जनरल के. तो वो सब चीज़ें डाल के तो अच्छा एक टाइम. फिर इवेंट के बाद आई थिंक आप जो गए फिर आपने अपना पहला जेजी प्रोजेक्ट किया सवाना वाला या क्या? नहीं उसके बाद हमने एक RX-7 पे काम शुरू किया था जो मेरे के पास थी. वो हमारे पास एक पहली एज अ वर्कशॉप में JZ आई थी. ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे 4EFT 4 सिलेंडर वाला इंजन होता है वैसे 1JZ GT में 6 सिलेंडर होता है क्योंकि हम लोग सारी की सारी गाड़ियाँ SFC और BFC के ऊपर ही ट्यून कर रहे होते थे. पिकी बैग हमारे पास थे नहीं. अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ तो मैंने अपनी पहली गाड़ी RX-7 सवाना खरीदी थी जो बाकिर वाली थी. और उसके बाद उसमें फिर हेल्टेक और बाकी सारी 2J थी. जी उसको पहले 1J पे आई थी फिर उसको 2J कर दिया था. और फिर वहाँ से एक जो JZ क्रेज़ शुरू हुआ तो बस मैंने फिर देयर इज नो गोइंग बैक. आज तक वो क्रेज़ अपनी जगह पे है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो सोशल मीडिया पे आए एंड यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल कार कम्युनिटी के स्पेशली व्हिच आई रिमेंबर कि जो सोशल मीडिया पे प्रॉपरली आए जिन्हें शो किया वो क्या करेंगे. यूजुअली लोग थे सोशल मीडिया पे बट वो इतनी पोस्ट और वो चीज़ नहीं करते थे. डेफिनेटली वो ऑर्किड और फेसबुक तो बहुत हमारे साथ ही आया था. उन दिनों तो वो बस ऑर्किड पे ही सारा सिस्टम चलता था. और लेकिन ये है कि हमारे साथ
बेसिकली ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ. बॉयज़ यूज टू गॉट देयर हैंड्स ऑन गुड कैमराज. फिर उन्होंने वो जो हम करने लगे उन्होंने वो वीडियो बनाना शुरू करी एंड दे स्टार्टेड अपलोडिंग ऑन इंटरनेट एज वेल. वहाँ से एक बहुत ज़्यादा एक फेम का सैलाब आना शुरू हुआ कि सुबह 7 बजे कोई उल्लू के पट्टे हैं जो कराची के बॉयज़ हैं वो निकलते हैं और बस गाड़ियाँ दबते रहते हैं. सी व्यू फेज़ 8 मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग फर्स्ट टाइम मॉर्निंग ट्रैक का कोई सीन बना के पहली दफ़ा गए थे तो जो हम गए थे बस वही थे. हमने बहुत इन्जॉय किया, सारा कुछ हुआ और हमने वीडियोज़ डाल दी फेसबुक के ऊपर भी. और शेजी फोटोग्राफी एक पेज था. सेकंड ट्रैक पे जब हम गए तो देयर वाज सम ऑडियंस जो हमें देखने आई अच्छी खासी. नॉर्मल फैमिलीज भी थी, नॉर्मल लोग भी थी. एंड ऑफ द मंथ ये जब आपके सुपरा थी नहीं सवाना थी. अच्छा ठीक है. एंड ऑफ द मंथ वो ऐसा हुआ सिस्टम कि हमें वहाँ पे पार्किंग मिलना मुश्किल हो गई कि मतलब लोग बेसिकली सैटरडे या संडे मॉर्निंग उठ के ख़ास तौर पे ट्रैक आते थे और फिर सभी आना शुरू हो गए. फिर एक गैंग 2 गैंग सारे के सारे आना शुरू हो गए. तो वो एक अच्छा है रहा था. उन दोनों स्पीड ब्रेकर्स भी नहीं होते थे और कराची में एटलीस्ट क्वार्टर माइल आप रेसेस लगा सकते थे एंड क्वार्टर माइल की ब्रेकिंग होती थी. हाँ ये वो रोड है जहाँ बाद में वो सिल्विया की वजह से स्पीड ब्रेकर्स बन के सुना था. वो अलग रोड अच्छा, था. वो अलग था. ये कबाबजीज के सामने वाला रोड था. अच्छा ठीक है. 3 कट्स थे, ये 3 क्वार्टर माइल थे बेसिकली. ठीक है. और उसके बाद फिर दीवार थी जिधर एक ज़माने में मशहूर ज़माना M5 भी अंदर गई थी. वो गोल्फ कोर्स की दीवार है जी. अच्छा ये वो रोड है. जी ये वो रोड है. अच्छा उसकी पिछले दिन तस्वीरें रिसर्फेस हुई भी थी M5 की. ठीक है. तो अब ये बताएं कि आप जब इसमें घुसे इस फील्ड में और आगे बढ़े तो आप मेनली ड्रैग रेसिंग ही होती थी कर रहे थे. बिल्कुल. फिर आपकी प्रोफाइल पे हमने पढ़ा आपने लिखा हुआ है कि जी ड्रिफ्टर ऑफ द ईयर 2019. तो ये क्या ड्रिफ्ट का आपका शौक था या ये वैसे इवेंट हुआ था? ड्रिफ्टिंग का एक ऐसी चीज़ थी कि जब भी आपके हाथ में कोई रेयर व्हील गाड़ी आती है यू हैव टू गेट द कार आउट ऑफ कंट्रोल एंड देन टू कंट्रोल इट. तो इनमें पावर ज़्यादा थी, ये साइडवेज जाती थी तो डर भी लगता था. महंगी गाड़ियाँ हैं तो हमने एक स्टार्लेट ली थी AP70 टाइप की जो रेयर व्हील गोल्ड लाइटों वाली गाड़ियाँ होती हैं. उसमें 4 इंच डाला और वेल्डेड डेफ करके थोड़ा सा ड्रिफ्टिंग शुरू की. तो उन दोनों पता चला कि एक अलग किस्म का नशा है. ठीक है. और फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ बनाना शुरू करी और फिर हमारे पास स्काईलाइन थी रॉयल वाली. उसके अंदर मैंने सुपरा का सेटअप निकाल के डाला और ये माउंटेन ड्यू का ड्रिफ्ट इवेंट कॉल आउट हो गया था. बेसिकली तो माउंटेन ड्यू वाले आए थे और उन्होंने ड्रिफ्टर्स हायर किए थे. उनको अपने शो से मतलब था. हमें मिसगाइड किया गया था. इससे पहले अहमद धाम का शो हुआ उसमें भी मिसगाइड किया गया और इस दफ़ा ये भी हुआ. तो लेकिन बहरहाल समहाउ कोई ना कोई इनिशिएट करने आया था ड्रिफ्टिंग के लिए. तो हम लोग उस इवेंट में गए, पार्टिसिपेट किया और गाड़ियाँ लेके आए. तो यही आपका परेड ग्राउंड था. नहीं जिना स्टेडियम, ये लियाकत स्टेडियम के बाहर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहाँ पहले आप लोगों ने वो कराया था ऑटोक्रॉस. वहाँ पे 4 गाड़ियाँ पूरी नहीं थी. इवेंट स्टार्ट करने के लिए 4 गाड़ियाँ नहीं थी और 4 गाड़ियों के बगैर इवेंट हो नहीं सकता था क्योंकि 1 2 3 में कोई एक तो हारेगा. और मुझे अच्छे से याद है कि अभी जितने भी माशाल्लाह ड्रिफ्टर्स हैं जो ऐसे गार्डन जा रहे हैं दे वर स्टैंडिंग देयर लाइक यार ये तो बहुत हार्ड टारमेक है और हमारी क्लच सड़ जाएगी, हमारी गाड़ी घूमेगी नहीं. वो RX-7 थी वो घूम ही नहीं रही थी, याद है रेड वाली. वो तो स्टॉप. हाँ लेकिन बेचारी नहीं घूम रही थी ना. ग्रिप बहुत थी वहाँ. ग्रिप के अलावा उसमें कुछ और मसले थे. जो भी. हाँ उस आपके बूस्ट नहीं होता ना. लोग पंगे कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि सीक्वेंशियल चलते कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है. तो बस अलग अलग मसले मसाइल. उस इवेंट के बाद फिर आपने ड्रिफ्टिंग को परसू नहीं किया? मतलब वो शुगल में एक दफ़ा कर लिया तो बस कर. सर जी उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई और पैसों से मोहब्बत होना शुरू हो गई. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है अपने हाथ से अपने पैसों को आग लगाने के लिए. क्योंकि बाहर ये सारी चीज़ें बड़ी सस्ती हैं. लाइक आप एक NCP गाड़ी हो या नॉन पेपर या नॉन रनर गाड़ी हो तो आप उस पर ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं. आप उसको लेके जाएं ट्रक पे अपने पीछे डाल के. नोबडी आस्क के यार इसमें पेपर है नहीं है क्योंकि ये ऑफ द रोड है. मैं जब ये मलेशिया गया था बाबर वगैरह ने जब ड्रिफ्टिंग स्टार्ट की थी वहाँ यही था कि ये ट्रैक कार है. मैं ट्रैक कार किया. उन्होंने कहा इसके टैग नहीं हो सकती, रोड पे नहीं चल सकती. डेफिनेटली. और वो आधी से आधी कीमत. हाँ वो आपके पास कोई भी शेल हो जैसा भी हो, पेपर नॉन पेपर, वो ऑन रोड नहीं हो सकता. ऑफ रोड आप उसको अपने साथ लेके जाएं, अपने शौक पूरे करें. अब यहाँ पे एक एवरेज 350Z अब जाके कोई 70-80 के गेड़े में आ गई है. वरना बहुत करोड़ भी उससे ऊपर निकल गई थी. 270 हॉर्स पावर की गाड़ी पुरानी, उसके ऊपर आप करोड़ रुपए लग जाएगा, ऊपर 70-80 लाख लगेगा. वाइस स्वैप डालें, बेसिक सा कोई सामान डालना शुरू करें तो वो करोड़ रुपए में पहुंच कहाँ चली जाती है. फिर वो लग जाए, छोटी सी मार्केट है,
50 साल तक उसकी वीडियोस निकल के जाती रहती हैं, वो इसने मार दी, इसने मार दी, इससे ये हो गया। हमारा बैकग्राउंड कोई बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं था, तो हमें ऐसा लगा कि दीज आर मूवेबल एसेट्स, तो उनको डिज़ोल्व करना इतना आसान नहीं था मेरे लिए कि मैं एज अ कार कम्युनिटी में, मेरा ब्रेड एंड बटर इज़ टू ट्रेड अ कार। ठीक है। तो मैं कोई भी गाड़ी लेता उसको शौक से बनाता, पुश करने का दिल करता, लेकिन फिर वो प्रोज एंड कॉन्स भी जहन में रहते कि यार लगा तो क्या हो जाएगा, इतनी बड़ी अमाउंट की गाड़ी है, वो तबाह हो गई तो फिर हम तो नीचे धंस जाएंगे। तो वो एक डर की वजह से फिर जब पैसे आना शुरू हुए तो ख्वाहिशात बढ़ना शुरू हो गई, फिर बड़ी गाड़ियाँ पसंद आना शुरू हो गई। तो ऐसे ही तो बस वो पैसे कभी नहीं होते इस काम के लिए, शौक बहुत है। नहीं, ऐसे होना भी ऐसी थी। नहीं तो मुझे ये बताएं कि आप जो कन्वर्जन्स की तरफ आए हैं, अब आप प्राइमरली मतलब ठीक है आप जेडीएम का अपना शौक पूरा कर रहे हैं, और जो आप अब जेडीएम गाड़ियाँ कम लोग तैयार करते हैं, गाड़ियाँ इतनी है नहीं जो प्रॉपरली, बट ज़्यादातर कन्वर्जन्स की तरफ है। तो इसकी क्या वजह थी कि कन्वर्जन आप? देखिए हम लोग ईवोज भी कन्वर्ट कर रहे थे, हमने हैचेस भी कन्वर्ट करी हैं, और फिर ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों ने एक C63 कन्वर्ट करी। ये बात बता रहा हूँ मैं 15-16 की। हाँ। मेरा वो एरा चल रहा था जिनमें मैंने सुपरा के कोई 28-30 इंजन उड़ा दिया। ठीक है। अब तुझे आपने खत्म किया है और वंदे उमर ने खत्म किया। हाँ तो सभी ने किए। तो कहने का मकसद ये है कि वो ऐसा टाइम हो गया था कि यार ये क्या गाड़ी मैंने बना ली है तो 700-800 हॉर्स पावर, लेकिन हर कार शो में फट जाए, हर 2 ट्रैक डेज के बाद फट जाए। लाइक ऑयल ही चेंज करना होता था, इंजन के साथ ही ऑयल चेंज होता था, तो 2,500 किलोमीटर भी नहीं चल पाती थी गाड़ी। C63 500 हॉर्स पावर, 500 हॉर्स पावर की वो जी। और फिर इंटरनेट पे जब C63 वर्सेस GTR लिखना शुरू किया तो ऐसा लगा कि जी हर C63 GTR को रोल पे मारने के लिए बनी है, हर वीडियोस में ये था। हमने कहा जी चले हम C63 कन्वर्ट करते हैं, HPR ने भी की है उन दोनों। फिर हमने एक C180 खरीदी, C63 खरीदी, और मिंट गाड़ी 2008 की 30-35 हज़ार चली हुई, जापान से मंगा के कन्वर्ट करी। हमें वो गाड़ी पड़ी थी 50 लाख की, इसी तरह 48 या 50 की, और हमने 58 की बेची थी। तो हमने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है। लेकिन दिल कहाँ उतरा उसका कि मैं उस गाड़ी को ट्रैक लेके गया। अब ना मुझे LSD का उन दोनों पता था, ना परफॉर्मेंस पैक का पता था, कुछ भी नहीं पता था। गाड़ी रेडी हुई, ट्रैक लेके गए। पहले साथ मेरे साथ अमान खड़ा हुआ RX 7 में, उसने ताराते से तारा दिखाया लॉन्च से। उसके बाद हसाम की GTR आई हुई थी, दोनों नई नई, वो चला रहा था रोड पे। मैंने उसके साथ कहा आओ चलो रोड पे चलाते हैं, तो वो भी नहीं पकड़ी गई। तो हमें जो 700 हॉर्स पावर की, मुझे खास तौर पे जो एक किक और एक आदत पड़ गई थी कि 3rd और 4th में आपके मौत के फरिश्ते बैठे होते हैं कि अभी गया और मैं हम इसका काम उतार के सिस्टम सारा सीधा करें। तो वो किक नहीं मिल रही थी C63 में। लेकिन फिर लोगों ने डिमांड करना बहुत शुरू कर दी कि जी हमें भी बना के दो, हमें भी बना के दो। फिर हमने सबके लिए बनाना शुरू कर दी, फिर चलता ही चला गया सिस्टम। तो सामने तो अब कितने आपके ख्याल से अभी तक आपने AMG और AMG ये सारी कन्वर्जन्स कर दी? मोटा 100 प्लस 200 तो याद थी, उसके बाद नहीं याद, मतलब मैंने फिर छोड़ दिया था। ये तकरीबन पिछले साल की बात है कि 188 हमारा फिगर था। ठीक है। और ये 12-13 गाड़ियाँ तो 1-2 झटके में ही आ जाती हैं। फिर वहाँ चले गया और उधर काम हो रहा था। लेकिन ये है कि 200 तो हैं। ठीक है। अब कन्वर्जन में रहते हुए चंद सवाल हैं जो कि सुनने सुनाए आती हैं बातें, मतलब मैं भी बैठा हूँ फील्ड में तो बातें होती हैं कि यार वो लोग हमें क्वेरी भेजते हैं कि जी कन्वर्टेड गाड़ी चाहिए, तो लेट से मैं आपसे पूछता हूँ, मैं 2-3 गाड़ियाँ कोट करता हूँ, तो आगे से लोग कहते हैं यार नहीं TPG के अलावा बताएं। बुराई नहीं करते, बट यू अंडरस्टैंड कि यार ऐसे बोलते हैं कि TPG के अलावा बताएं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। सो उसमें क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ। लोगों का होता है कि यार इनकी गाड़ियाँ, इनकी कन्वर्जन अच्छी नहीं, ये लोगों की बात है, इनकी गाड़ियों की मीटर पीछे हैं, ऑक्शन शीट नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो मैं डायरेक्टली आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आई वांट कि आप TPG के ओनर हैं, आप बताएं इफ़ यू वांट टू कि भाई ये क्या है, ये रूमर्स मार्केट में क्यों है? अच्छा मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि डिड एनी क्लाइंट टोल्ड यू ऑल दिस? हम ऐसी कम्युनिटी पे हैं कि वी हैव hundreds of mutuals of friends who own, even though आपके पास जो गाड़ियाँ पार्क हैं, most of them are converted from my workshop. The point is, if someone comes up to a top performance garage and he is like, I just need a C63, और मैं भाई 80 लाख या 90 लाख या करोड़ में या 90 लाख, मुझे ना सीटें चाहिए ना मुझे कुछ और चाहिए, मुझे सिर्फ आप ड्रिफ्टिंग के लिए गाड़ी बना के देते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने मुझसे गाड़ियाँ बनवाई, उनको मैंने सारी तस्वीरें दी। अब इसमें सिंगापुर से भी गाड़ियाँ आती हैं, हांगकॉन्ग से भी आती हैं। जब आप शारजा में घूम रहे होते हैं तो अक्सर अलग अलग किस्म की गाड़ियाँ पड़ी हुई होती हैं, कुछ बहुत सामान वाली भी होती हैं।
द पॉइंट इज, मैं जिनको गाड़ियाँ बेचता हूँ वो ये बात कर नहीं सकते। मैंने एक लड़के को गाड़ी बेची 1 करोड़ 4-5 लाख की, उसमें वाइड बॉडी, दुनिया का सामान लगा हुआ, कॉइल ओवर समेत लोडेड गाड़ी। ठीक है। और सुनने में आया कि उस लड़के ने वो गाड़ी परफॉर्मेंस पैक P31 2012 ओरिजिनल बोल के किसी को 140 वाले की बेच दी। ठीक है। 1.5 साल बाद उस बंदे का मुझे फ़ोन आया, मैं कहीं खाना खा रहा था, उसने कहा जी आपके साथ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और मैंने आपकी कन्वर्टेड गाड़ी खरीदी है, और ये तो 2008 है, 2012 हुई थी। मैंने कहा यार पहली बात तो ये है कि आपने मुझसे खरीदी, उसने आपसे थोड़ी तैयार कराई, अगले मैंने जो नहीं, बोल के उसने तो भेज मुझे बोला है कि ये TPG की गाड़ी है। तो मैंने कहा यार कोई आपको भूसी टुकड़ा दे देगा और बोलेगा जी मैंने TPG से लिया है, तो आप जिसने आपसे पैसे लिए आप उसको जाके पकड़ो ना। कह रहे नहीं आप मुझे कोई स्क्रीनशॉट्स दे दें कि आपने उसको इतने की दी। मैंने कहा यार मेरा आपका बनता नहीं है। जब आप किसी को एंटरटेन नहीं करते देन दे स्टार्ट बैड माउथिंग। सेकंड पॉइंट ये है कि बीइंग इन इस्लामाबाद, मैं हूँ नहीं, मेरी फेस वैल्यू भी नहीं है। जब तक लोग मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, उनको समझ में आती है, मैं लोगों को ये बताता हूँ कि यार अगर आपको सस्ती गाड़ी चाहिए तो 25,000 वाली गाड़ी में भी आपने वही करना है जो 1 लाख चली हुई गाड़ी में भी करना है। ठीक है। अब पिछले 2 महीने से लोग मुझे बोल रहे हैं कि जी 40,000 चली हुई गाड़ी निकाल के दें, 212 या 204। मैं कहाँ से निकाल के दूँ? बहुत कम आती है ऑप्शन में, बहुत कम। अब नहीं आ रही। समहाउ 4 शोरूम वाले जापान में आपके जानने वाले भी होंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, दुनिया में होते हैं। जिस तरह आप यूके में मुझसे पूछते हो कि यार ये फलानी गाड़ी चाहिए, ऐसी गाड़ी निकाल के दो विच इज नॉट ऑन द इंटरनेट। It is next to impossible for a guy to find these kinds of a car which is not on the internet. So you have to have some contacts around the city, around the units. अब अगर मैं आपको कोई गाड़ी निकाल के दूंगा which doesn't show any history on the UK Auto Trader or any other thing, तो इसका मतलब वो खराब है गाड़ी नहीं, क्योंकि आपको जब आपने मुझसे ढूंढवाई वो गाड़ी कि यार उस गैंग में घुसो, उस पोर्शे स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप में घुसो, उसके लिए पोर्शे खरीदो, फिर पोर्शे के पास जाओ, तो आप पाकिस्तानी आवाम के अंदर ये एक अजीब सी मेंटालिटी है। जैसे पिछले दिनों एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया कि यार हम गाड़ी आपके पास भिजवा रहे हैं ऑयल चेंज के लिए। मैंने 30-40 हज़ार रुपये यहाँ लाने के लगेंगे, फिर ऑयल चेंज करेंगे। कहने जी अब मोनोपली ऐसी बन गई है कि पता नहीं आपके नाम में जहर लगा हुआ है कि टॉप परफॉर्मेंस की गाड़ी तो हमने वर्कशॉप में भी नहीं डालनी है। ठीक है। क्यों? वजह यह है कि सिर्फ रेट्स का, आप मुझसे किसी गाड़ी के रेट लें और बाकी सबसे भी रेट लें, मैं भी आपको ऑक्शन से खरीद के दूंगा, वो भी आपको ऑक्शन से खरीद के देंगे, लेकिन 20-25 लाख का फर्क क्यों है? आप ही बता दो। कट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो रहे इसलिए। अभी मैंने एक 213 प्री ऑर्डर करी है 3,20,00,000 की, बहुत अच्छी प्राइस है, 2018। और ऑक्शन शीट वाली गाड़ी। हाँ भाई, क्लाइंट ले रहा है तो मैं उसको दे रहा हूँ। नहीं, प्राइस में तो कोई अच्छी बात है अगर आप कंपैरेटिव उसमें चलते हो। कंपैरेटिव की बात नहीं ना बॉस। एक बंदा 3,80,00,000 की प्री ऑर्डर कर रहा है, मैं 3,20,00,000 की कर रहा हूँ, उसकी 18 चली हुई है, मेरी 45 चली हुई है। भाई क्लाइंट राजी है ना। अगर वो राजी है, जो एक बंदा है, आप बाहर गाड़ियाँ देखें 10-15 साल पुरानी, इट शोज 55,000 माइल्स विच इज कंसिडर्ड एज अ लो माइलेज कार फॉर अ 15-year-old मॉडल। अब यहाँ पे नहीं जी 15,000 वाली गाड़ी दिला रहे हैं। यार आप कोई नया क्रूजर ले रहे हो, 800 दिला दो, 1000 दिला दो, 2000 दिला दो, क्योंकि वो चंद गाड़ियाँ आई है ना, सब उन्हीं की एग्जांपल देने लग जाते हैं ना। टाइम गुजर गया है ना। अब जितनी भी थर्सडे की ऑप्शन में C63 आ रही हैं, सारी 75 to 95,000 किलोमीटर्स ड्रिवन गाड़ियाँ हैं। अंडर लाख इज नाउ कंसिडर्ड एज अ लो माइलेज कार। 8-10 मॉडल के लिए तो है। दूसरी गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो 180, 160। अब बात ये है कि मेरी सिर्फ बुराई कर करके अपने सौदे बेच रहे हैं। अच्छा अब आप एक बात ही बताएं, मेरी सेकेंड हैंड C63 भी धड़ाधड़ बिक जाती है, क्योंकि अगर मैंने किसी क्लाइंट को 130-135 में गाड़ी बना के दी है, उसने चलाई, शौक पूरा किया, अगर उसका नसीब है तो वो 140 की बेच देगा, और अगर नहीं है तो 5 लाख डाउन करके फौरन किसी ट्रेडर को भी दे देता। लेकिन जिसने 18,000 वाली, 20,000 वाली या 30,000 वाली 170 की C63 खरीदी हुई है, वो नहीं बिक रही। कह सकते हैं मुश्किल है ना, बहुत ज्यादा। उसका बायर फर्क है ना, कम बायर है, बहुत कम बायर है, जो कहता है ऐसी गाड़ी हो। C63 वाला कभी भी ये नहीं बोल सकता कि ये मैं सारी जिंदगी रखूंगा। थोड़ा शौक पूरा करता है, उसके बाद उसके साथ ही सारे 212 पे जाते हैं, फिर 205 पे जाते हैं, तो उसको वो पावर चाहिए होती है। ऐसा फर्स्ट कार वो C63 ले लेता है, लेकिन उसके बाद फिर वही प्राइस मैटर करती है कि अगर आप किसी को 4 करोड़ की 213 आज के दौर में प्री ऑर्डर कर दो या 380 की प्री ऑर्डर कर दो, कैसे बिकेगी?
आप मुझसे सेकंड ओपिनियन के लिए तो फ़ोन करोगे ना। मैं आपको 320, 330, 335 का रेट दे देता हूँ। चले सर आपको कोई 18-20 हज़ार वाली गाड़ी निकाल के 350 की बना के दे देंगे, 25-30 लाख का ही फ़र्क आ जाएगा। और कितना फ़र्क आ जाएगा? कहाँ वो रेट और कहाँ ये रेट, तो कोई फ़र्क नहीं बनता ना। ज़रूरी तो नहीं है कि ये ऑक्शन का या नॉन ऑक्शन का, ये मेरे ख्याल से कोई कैंपेन है कि जी इसकी बुराई करेंगे तो हमारे सौदे बिकेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चल अब हम पाकिस्तान से उड़ के चलते हैं बाहर के 2 मुल्कों में जहाँ आजकल आप बहुत पाए जा रहे हैं। तो एक तो हम सबको पता है कि आप यूके मूव हो गए जी। यूके में आपकी आजकल रिसेंटली हम वीडियोस देख रहे हैं कि जी आपने टॉप सीक्रेट GTR एक चला रहे हैं 41 और एक दूसरी वाली GTR आप चला रहे हैं फेसलिफ्ट वाली। तो ये एक तो बताएं थोड़ा सा शॉर्ट कि यूके में आप क्या कर रहे हैं और इन गाड़ियों का थोड़ा सा बताएं, और एक सुपरा भी आपने यूके में ली थी उसका भी थोड़ा सा अपडेट दे दें। सुपरा का एक अजीब सॉफ्ट कॉर्नर एक रेस है, वो तो मुझे पता है, जाना वो लोगों को भी अब पता है खरीद लेते हैं कि ताकि सुपरा कभी ना कभी हर वक्त होती है। पता नहीं क्यों एक अजीब सी ऑब्सेशन है उसके साथ मुझे। ठीक है, हर बंदे हर का बंदे शौक की अलग अलग हाँ। गाड़ियों का होता है। तो यूके मूव होने का प्लान ऑल ऑफ अ सडन बना। एक वो तो मुझे याद है एकदम तुम सारों ने काम यूके शिफ्ट हमने ठीक है। हाँ बस ऐसे ही हुआ था। हाँ ऐसे ही। हम फैमिली से हमें चले गए वहाँ पे, और उसके बाद अब काम भी कुछ करना है वहाँ पे, जाहिर सी बात है कि इधर मेले तो नहीं चल रही हैं सबकी ना, उसको साथ साथ काम तो करना obvious सी बात है ठीक कि है। अब इस गिराज से वहाँ का महीने का 20-25 लाख का खर्चा तो आप पूरा नहीं कर सकते पाउंड्स के अंदर। तो जो पैसे मेरे पास यहाँ पड़े हुए होते थे लोकल गाड़ियाँ खरीदने के लिए, या समहाउ मैं 4-4, 5-5 लोकल खरीद के रखता था, डोनर गाड़ियाँ जिसे कहते हैं। जब भी ऑर्डर आता था तो मैं बेच दिया करता था, वो पैसे बंद रहते थे। तो इस दफ़ा मैंने वो सारी पैसे बाहर लगाए। 1-1.25 साल मैंने स्टडी की कि मार्केट क्या है, क्या हो सकता है और क्या बिक सकता है। ठीक है। पहला बिजनेस वो हमने अरसलान के साथ शोरूम पे किया हुआ है, ऊपरी सेल परचेज, ठीक है छोटी गाड़ियाँ, ठीक है। रेगुलर खरीदना बेचना। ठीक है उससे पेट भर रहा था, ठरक अपनी जगह पे थी ठीक ना। है। तो वो रूह की खुशी की खातिर फिर हमने एक E63 मंगाई, M5 मंगाई। फिर मैं ऑक्शन में बैठा हुआ था तो मुझे ये GTR मेरी नज़रों से गुजरी। ये गाड़ी आप जापान से यूके ला रहे हैं? जी सारी गाड़ियाँ मेरी जापान से यूके हैं। तो पहले मैंने एक फेसलिफ्ट उठाई, तो मैंने फेसलिफ्ट की जापान वर्सेस यूके की प्राइस देखी, तो उसमें एक प्रॉफिट मार्जिन नजर आया, बड़ा रीजनेबल था, मतलब अच्छा प्रॉफिट। ठीक है। तो मैंने कहा यार यही गाड़ियाँ मैं अगर कन्वर्जन की ख़रीद के बेचता हूँ, चैन भी लगा रहता है, सब कुछ होता है, तो मैं क्यों ना एक गाड़ी ख़रीदूँ। एक ख़रीदी, उसके बाद नेक्स्ट वीक ये आ गई टॉप सीक्रेट वाली। ठीक है। फिर मैंने मज़ीद अपनी कुछ चीज़ें यहाँ पे बेची और ये टॉप सीक्रेट वाली गाड़ी ख़रीदी एक्स्ट्रा माइल्स जाके। याद है मुझे जब आपने बहुत ज़्यादा ऊपर जाके मैंने इस गाड़ी की बिड की थी। काफ़ी सारे लोग इस गाड़ी को बिड करने के लिए बैठे हुए थे उस टाइम टॉप पे। सीक्रेट बहुत बड़ा नाम है, बड़ी अच्छी बिल्ड भी। गाड़ी सिर्फ 500 किलोमीटर चली हुई थी ना आफ्टर द बिल्ड। इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। 2016 से 2025 में जब हमने ख़रीदी तो ये गाड़ी 500 किलोमीटर चली थी। एक एक इंच, एक एक नट बोल्ट की उसकी डिटेल्स सारी मंगा ली, बड़ा वावा हुआ, नाम हुआ, सब कुछ हो गया। तो फिर हमने और भी चीज़ें देखी। फिर उसके बाद एक गाड़ी और आई 1 महीने के बाद, वो भी पोर्ट पे खड़ी हुई है, मेरा यहाँ आना हो गया था। तो वो भी GTR है, वो भी 1000 हॉर्स पावर है, वो भी मेरी लो माइलेज है। तो ये 3 तो ये GTRs हो गई थी। ठीक है। और फिर ये जब आपका है कि इनकी अच्छी ऑफर है, गिव देम यूके में। अच्छा, उनमें से एक मैंने बेच दी है। अच्छा ठीक। जो टॉप सीक्रेट वाली थी वो मैं मिडलहर्स्ट परफॉर्मेंस एक जगह है, दे आर द पाइनियर्स फॉर इम्पोर्टिंग Nissan GTRs. Nissan UK hired Middlehurst to import GTRs. जापान से रॉ GTR आती थी विदाउट इवन द सीट कवर्स। ठीक है। ऑल ऑफ द 33s imported as a V spec to England. उनको लेदर होता था, उनके सारे कूलर्स लगते थे, डिफरेंशियल कूलर्स, फलाना कूलर्स, ये कूलर्स, एक्स्ट्रा कूलर्स लगते थे। दे वर डूइंग R&Ds ऑन द जापानीज कार के वे, जब इनको कांस्टेंट 20-25 मिनट दबो तो ये हर जगह डिफशिप हो बन जाते थे उनके। तो मैं गया हुआ था, अपने एक दोस्त हैं रिकी, उनकी GTRs ख़रीदने के लिए अपनी टॉप सीक्रेट गाड़ी में। तो दे वर वेरी प्लीज के अलाउ अस टू सेल दिस कार फॉर यू। एंड एक ऐसा कॉन्टैक्ट बना, तो वो GTR स्पेशलिस्ट हैं बेसिकली। बॉस दे आर क्रेजी, दे आर क्रेजी। गुड टू नो। तो मैंने अपनी GTR उनके पास खड़ी करी एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 4-5 वीक्स एंड इट्स सोल्ड।
चलो गुड, मुबारक। सुपरा का क्या हो रहा है? जो आपकी तस्वीरें देखी थी, ब्लैक टारगा थी, अपने OEM गंदे से रिम लगे हुए थे जो ये भी मेरी एक आदत है, वहाँ 6 बजे सब बंद हो जाता था, इनका प्रस्थान हो जाता है 6:30 बजे। मैं घर आता eBay खोल के बैठा रहता था। ठीक है। मैंने eBay खोला है तो कुछ सेकंड्स हुए थे, लाइक 1 मिनट भी नहीं हुआ था, वो ऐड पोस्ट हुए थे 2 गाड़ियों के। ठीक है। आवाज बैठा हुआ था घर पे, मैंने कहा चल यार ये सुपरा लेनी है, तेरा दिमाग खराब हाँ, है, वो ये दूसरा आवाज वो करता तो है। शुरू ना, हाँ, दफा हो जा, मैं नहीं हाँ, जाना। हाँ। उसमें लिखा हुआ था नॉन रनर ना। मैंने कहा यार पंप लेके चलते हैं, गाड़ी में टायर खोल के चलते हैं, मेरे ईवो के टायर्स पड़े हैं, वो लेके चलते हैं, वैसी गाड़ी उठा लेते हैं यार, ये बड़ी रेयर है, बाल्टिक ब्लू टारगा, पता नहीं बहुत कम बनी है। मैं नहीं जा रहा। फिर मैंने अपने एक दोस्त से, जैद, वहाँ पे नया नया दोस्त बना था, उसको मैंने बोला, मैंने कहा यार तुम मुझे लेके चलोगे? कह रहा यार सुपरा मुझे पसंद तो बहुत है, मैं आप लेंगे तो मैं बस आपके साथ चलता हूँ। हम गए 1.5 पौने 2 घंटा भगाते दौड़ाते हुए वहाँ गए। अच्छा वहाँ गए तो वहाँ 2 गाड़ियाँ थी, एक ब्लैक थी और एक ये ब्लू थी। ब्लू बड़ी अबैंडन कंडीशन में थी, ब्लैक वॉज वेरी वेरी फाइन। उसमें 1000-1500 पाउंड का साउंड सिस्टम एल्पाइन का पूरा लगा हुआ। तो उसने, उसका भी दिल गुर्दा था बड़ा, उसने कहा सर जी जोड़े का सौदा करवाते हैं, चलें जी जोड़ा लेते हैं। तो हमने फिर 2 सुपरास खरीदी वहाँ पे और लेके आ गए। तो वो भी अब एक रीबिल्ड प्रोसेस के अंदर है। उसके साथ फिर देखोगे कि बेचनी नहीं बेचनी है जो भी, तो पहले तैयार तो हो ना। इनकी प्राइसेस हमेशा ऊपर जा रही है ना। यूके हाँ। वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पूरी दुनिया में सबसे सस्ती सुपरास मिलेंगी। हाँ। आपको 15,000 पाउंड की भी मिल जाएगी, 11,000 की भी रस्टेड गाड़ी मिल जाएगी, 12,000 की मिल जाएगी। दुनिया में कहीं इस प्राइस की सुपरास नहीं है। फिर बस अब वो लेके खड़ी कर दी, उसको पेंट शेंट कराया है। तो दुबई गए थे, रिम लिए, जैसे यहाँ वाली ब्लू वाली गाड़ी में CCW है वैसे ही उनके लिए क्लासिक सुपरा का। हाँ जी। ठीक है, तो यूके की अपडेट मिल गई। दुबई आप बहुत आ जा रहे हैं, और यूके से आप आते हैं दुबई, पाकिस्तान भी नहीं आते और वहीं से वापस चले जाते हैं। तो दुबई में कुछ असल में सेटिंग समथिंग आप, या वैसे ही? हाँ जी, दुबई में भी हम एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं रेंटल अच्छा के लिए। मतलब ये एग्जॉटिक टाइप रेंटल या नॉर्मल गाड़ी? जी जी। तो क्या लिए? एक हुराकान है 2022 स्पाइडर, एक G63 है। ठीक है। और एक अभी देख रहे हैं कि जापान में लेफ्ट हैंड ड्राइव अगर मिल जाती है तो कोई अच्छे पैसों में गाड़ी मिलती है, तो वो ख़रीद के माइनर सी डैमेज हो, जिसका फेंडर लगा हुआ हो, दरवाज़ा लगा हुआ हो, क्योंकि उन्हें चलना रेंटल के ऊपर होता है। इसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि फ़ायदा ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु वेंट टू दुबई दे स्ट्रेट बॉट अ कार 0 मीटर फ्रॉम अ शोरूम ऑन लीज। अब वो गाड़ी है अराउंड $1 मिलियन की। आपकी ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, विल बी आफ्टर 3 years। ठीक है। अगर वो 6 महीना भी रेंट पे चल के निकाल देती है, अब 1 साल में 6 महीना 7 महीना चलती है, बाकी इस 1.5 महीना इन दुबई। हम जो गाड़ियाँ मंगाते हैं हल्की माइनर सी डैमेज होती हैं, उनको रिपेयर करते हैं, सामान सारा यूरो कार पार्ट्स इधर उधर। मैं जितने भी ट्रैवल कर रहा था बेसिकली पार्ट्स लेके जा रहा था, और खुद खेपी बने हुए थे अपनी गाड़ी में। डेफिनेटली सर, यहीं से दैट्स हाउ यू मेक हमने भी किया वो। ठीक है। तो वहाँ पे ये है कि अब आपकी 1 मिलियन की गाड़ी और मेरी 5 लाख dirham की गाड़ी दोनों बराबर है, रेंट सेम है, हर चीज़ सेम है। मेरी ROI विल बी 15 महीने, 15 महीने बाद वो फ्री हो जाएगी। मेरी 30 महीने बाद हुई। हाँ, और अगर खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाए या कोई उसको मार मूर दे, तो जो पैसे आपको मिलेंगे वो मुझे मिलेंगे। तो मुझे जापानीज़ गाड़ियाँ थोड़ी अच्छी लगती हैं बनिस्बत US स्पेक, थोड़ी ज़्यादा रगड़ी भी होती हैं। और US और कैनेडियन जो दुबई आती हैं, जो आ रही हैं, मैंने उनकी कंडीशन देखी थी, जापान की ना थोड़ी साफ़ सुथरी खुशबू वाली गाड़ी होती है। और फिर वहाँ पे भी हमने एक क्लासिक गाड़ी मंगाई है, वाइट सुपरा। अच्छा, UAE में भी एक सुपरा रखी है जी, वो भी 2001 लास्ट ऑफ द लास्ट मॉडल्स हैं, 6 स्पीड ट्विन टर्बो बिल्कुल स्टॉक गाड़ी। चलो गुड। तो बस ये है। अब इस दफ़ा गया था मैं तो वो रोल रेस में, तो मैंने अमान की वो R8 चलाई। तो मेरा वो एक सवाल था कि अब आपने GTRs भी रख ली, सुपरा तो एनी टाइम आपके पास होती हैं, वो भी तेज तरीन आपने बनाई हुई हैं, ठीक है। तो इनकी क्या आपको, मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जिसको मैं बेसिकली कहता हूँ V10 टर्बो, ठीक है। तो उसमें 3 ही गाड़ियाँ हैं, हुरिकान, R8 और वाइपर बहुत कम बनी है, तो वो तो अमेरिका में ही ज़्यादा है, बट R8 और हुरिकान बेसिकली एक ही गाड़ी है जी। वो आपको को प्लान है, अट्रैक्ट करती है कि कभी करनी है V10 टर्बो? हमने सारी गाड़ियाँ आज तक करी हैं, और मेरे ख्याल से हम जिंदा इसीलिए हैं कि जी हम गाड़ियों के थोड़े शौक पूरे कर लें। तो डेफिनेटली मेरा प्लान बिल्कुल है कि अगर बाहर कोई गाड़ी रखेंगे, मैंने UAE में, UAE में अगर UAE में भी आप गाड़ी मंगा लेते हैं, बना लेते हैं, UAE में
बिल्ड कॉस्ट इज वेरी चीप यार कंपेयर टू यूके। वहाँ पे आपको पर आवर के हिसाब से ड्यूटी देनी नहीं पड़ती बट है। उधर ले जाओगे तो लेफ्ट हैंड है, तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ पूरी जिंदगी लेफ्ट हैंड गाड़ी। भाई आपने ले जाके रेसेस ही करनी है ना, हम्म, और अगर आपने स्टैंडिंग माइल भगानी है, हाफ माइल भगानी है, जो भी गाड़ी भगानी विंसलो है, रोड पे जाना है शीशा पीने, तो वो फिर पार्किंग में लेफ्ट हैंड में मसला हो जाएगा। नहीं हम पीछे वाली रोड पे करेंगे, तो ये कोई मसला नहीं होता। Pretty. लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए कोई भी गाड़ी तैयार करूँगा तो द डेस्टिनेशन विल बी दुबई, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ बिल्ड इज 3 times लेस देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। क्योंकि कम से कम जो जिस तरह टॉप सीक्रेट वाली गाड़ी की अगर आप बात करते हैं, बिकी क्यों 75,000 पाउंड्स इस गाड़ी के ऊपर खर्च हुए हैं, ठीक है, विद रिसीट गाड़ी की प्राइस के अलावा। और सेम गाड़ी अगर हम रेप्लिकेट करना चाहें तो मोस्ट ऑफ द गैराजेस जिन्होंने बोला है कि 1 साल का टाइम है और अराउंड 50,000 तो सिर्फ वो लेबर शेबर की मद में ही चार्ज कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ये 1-1.5 साल खड़ी रहेगी और हम हाथ से easy. वो थोड़ा हमें वारा नहीं खाता। इससे तो अच्छा ये है कि स्पीड हब या सब जीरो आपने गाड़ी भेज दी, हाँ और उनके पास यार नहीं, एक्सपीरियंस वेदर भी नहीं है बहुत गाड़ी में। एक्सपीरियंस हो गया इनका। और इस दफ़ा जब मैं गया था तो इन्होंने जिस तरीके से वाइप आउट की अपनी कैटेगरी, नहीं हम वो बूस्ट लॉजिक का सारा सामान यूज कर रहे हैं, मोटेक बूस्ट लॉजिक अच्छा फॉर्मूला जो चलता है, कोई रॉकेट साइंस मारने की जरूरत वेरी नहीं। नाइस। और जब से चूंकि इनिशियली फर्स्ट मूवर थे, मैं बड़े अरसे से V10 फॉलो करता हूँ, कभी रखी नहीं लेकिन फॉलो करता हूँ यूरेकान, जब से टर्बो होना शुरू हुई है तो अंडरग्राउंड था। भी तो आपके पास भी तो वहाँ पे एक वो V12 है ना, नहीं नहीं वो तो चलो ठीक है ना, लेकिन जो रखी हुई तो आपने भी है ना। अंडरग्राउंड जब घुसा था ना, तो ये बिल्ड की कीमतें थी कि $4 लाख की बिल्ड, 5 लाख, तो बंदा बस वो पढ़ते हुए भी परेशान हो जाता था। जब से बाकी ब्रांड घुसे हैं, T1, AMS, बूस्ट लॉजिक, अब और भी काफी सारे आ गए, और इनने ट्विन टर्बो किट बनानी शुरू की हैं। हमारे लिए वो भी बहुत महंगी जब हम रुपए से डॉलर कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कंपेयर टू अंडरग्राउंड अलग। अच्छा अंडरग्राउंड अलग चीजें भी नहीं बेचता था, वो कहता था गाड़ी लॉन्च वो एक लग्जरी सर्विस है, हाँ ये है, ये लेनी है ले लो, नहीं लेनी दफा। हाँ, उनको फिर क्लाइंट भी ऐसे ही मिलता है, प्राइवेट जेट वाला। ये बूस्ट वगैरह ने बहुत मार्केट उठाई। और सर जी पॉइंट ये है ना कि वो वारंटी दे रहे हैं, कोई और देता नहीं है। वो आपसे अगर गाड़ी की डबल पैसे चार्ज कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि जी ये टूट गई, हमें दे दो, हमसे दूसरी ले लो। और पहले जैसा GTR 35 के तो गियर सेट्स जो कंपनियां बना रही थी, शेफ के अलावा भी लोग थे जो बिल्ड कर देते थे, डॉटसन का ये गियर सेट फलाना, ओरेगान का बहुत मसला था गियर बिल्डिंग का। अब और कंपनियां घुस गई, 1 to 7 गियर सेट पूरा डाल मैंने उस जमाने से स्पीड अप पे देख रहा हूँ जब ये पहली गाड़ी लकी हाँ। टर्बो की थी, और उस जमाने से वो रिवीजन मंगा के डाली जा रहा था। जब ये R&D प्रोसेस में थी तब से ये लोग भी साथ ही साथ हाँ। चलते चले गए। देखिए एक गाड़ी होती है जो स्टैंड से भागे, स्टैंड टिल क्वार्टर माइल, मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी GTR है। ये रोल की गाड़ी है और ये स्ट्रीट रोल की गाड़ी, उस पर इसका अब वहाँ पे आप अपने सामने एक गाड़ी को 100 to 200 1.99 मार के देखो सर, 2 मिनट के लिए ना शटर काट हो जाते हैदर की हैं गाड़ी बंदे के। में मैं और हैदर जाते थे, हैदर चला रहा था, उसकी गाड़ी थी स्टॉक मोटर 1400 व्हील, सेकंड गियर डाला हुआ था, क्लचेस मोटेक और टर्बो किट। ठीक, हम जा रहे हैं वैसे ही खाना शाना खाने, उनका पुल ड्रैगी लगा हुआ था, तो पुल किया तो 26 या 25 100 स्ट्रीट टायर्स। और ये जो आप बात कर रही तो 2000 प्लस गाड़ी है ना, लेकिन 25 भी एम रोड पे चलते चलते कहना आसान है, बहुत ज्यादा पुल है, बहुत ठीक है। ज्यादा। तो चलें, वी आर वेटिंग इंशाल्लाह फॉर द V10 टर्बो वर्ल्ड जब भी। अब कमिंग बैक टू पाकिस्तान, आप ये बताएं कि आप वर्कशॉप की फील्ड में अरसे से, गाड़ियां, JDM, फिर अब कन्वर्जन, बीच में आपकी लाइफ में आपकी दोस्ती हुई डॉक्टर रजा से जी, और सब देखते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ भी होते हैं, PPT की भी चीज़ें आके देख रहे हैं, कराची में भी आप लोग इकट्ठे होते हो। सो हाउ डिड डॉक्टर साहब, मतलब बिजनेसमैन आप थे हमेशा से, आई नो यू, बहुत तो आपका दिमाग बिजनेस में तेज है, बट गाड़ियों में जिस तरह आपकी बात थी कि यार हमने 20 टूजे उड़ा दिए ये वो, तो उसमें डॉक्टर साहब के साथ आपकी कैसी मतलब बेहतर हुई लाइफ, या क्या आपने सीखा या क्या? मैं बिल्कुल आपको बात बताना चाहूँगा कि ही इज़ द ओनली मेंटर इन माई लाइफ, अ बिग ब्रदर, यूट्यूबर वाला बिग ब्रदर नहीं जो बुद्धि से पकड़ लेता है, लेकिन ठीक है, लेकिन देखें इसकी मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। आपने तारे ज़मीन पे वीडियो देखी, वीडियो मूवी जो हाँ, है, देखिए। उसमें एक सीन आता है कि वो बच्चा भाग रहा होता है किसी चीज़ से दूर, ठीक है, जो ऊपर से देख रहा होता है वो देख के ये परेशान होता है कि ये भाग तो रहा है लेकिन ये गोल गोल भाग रहा है ना, कहीं किसी मंजिल की तरफ जा नहीं रहा। ठीक है, तो मुझे अगर ग्रूम करने में, अगर मेरी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इन पिछले 5-7 साल में फ़र्क आया है तो उसके पीछे डॉक्टर रज़ा का हाथ है। ठीक है,
उन्होंने काम करने की नौयत सिखाई, बिलिंग सिखाई, और बहुत सारी वो चीज़ें दिखाई कि एक हमारा जो एज गैप डिफरेंस है ना, जो चीज़ें मैं नहीं देख सकता वो देख के जा चुके थे, और उनको हर चीज़ में पता होता था। इनफैक्ट आज भी जैसे मैं बाय रोड का बहुत शौकीन था, धड़ा आपके सामने कितनी दफ़ा बाय रोड आया है, कोई भी जा रहा होगा उसके साथ लटक के बाय रोड आ जाता था। एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम मुझे ये बताओ कि तुम पैसे कमा सकते हो, टाइम कमा सकते हो? तो मैंने कहा जी पैसे मैं कमा सकता हूँ। अब उन्होंने कहा कि तुम गाड़ी में बैठोगे, इस्लामाबाद जाओगे, एक दिन जाया, थकान, बेसिकली काम तुम्हारा एक दिन का है लेकिन तुम्हारा वीक ऑलमोस्ट लग जाता है, 4-5 दिन का ट्रिप है तुम्हारे लिए। एग्जॉस्ट अलग हो गए, तेल पानी अलग चला गया, और खुदा न खास्ता रास्ते में टायर फटा तो वो अलग। अब मैं उन दोनों जैसे हम होते हैं चल रहे हैं, क्या सकते। मुझे जाना था, मेरी भांजी की मेहंदी थी, ठीक है। डॉक्टर साहब ने कहा लाहौर जाओ, वहाँ से साहिवाल चले जाना, ठीक है। आपने टोपियाँ दी, मुझे ईवो में जाना था। मैंने कहा टिकट नहीं मिल रही, इतनी महंगी है, सबको गाड़ी में डालूंगा, लेके चला जाऊँगा, ये वो। मैंने कहा एक आध टायर फटेगा सब पूरा हो जाएगा। मैंने गाड़ी में डाला, मीटर डाउन साहिवाल पहुँचा, और मेहंदी शेंदी सब अटेंड करी, वापस आया, वापसी आते हुए ढास टायर फट गया। अच्छा ठीक है। अब रात में टायर शायर फटा, बड़ी मुश्किल से टायर अरेंज किया, सुबह उठते साथ ही मैं ज़ेफकॉम भागा टायर चेंज कराने के लिए। मैंने कहा रमीज़ भाई प्लीज़ कोई मिलता जुलता टायर दे दें। KR20 कैंडा लगे हुए थे, उन्होंने कहा ये तो नहीं है, नैन कहीं चढ़ा देता हूँ मैं, ऐसी ही गुड्डी है। मैंने कहा उसको पीछे कर देगा ना उधर। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब चलते फिरते आए, उन्होंने कहा कि देखा हाँ भाई हो गई तसल्ली तुम्हारी पूरी। मैंने कहा जी हो गई, फट गया टायर। यार मैं समझाता हूँ, फिर वो दिन है और आज का दिन है कि मैं जितनी दफ़ा भी फिर कराची से इस्लामाबाद आता था, सुबह की फ़्लाइट ली, रात में वापस आ गया। उसमें आसानी होती थी कि आप एयरपोर्ट पे बैठे हुए भी अपना फ़ोन, हमारा काम फ़ोन पे यार, मैं अपने हाथ से कोई काम नहीं करता, सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता। अगर अपनी कंपनी का CEO हूँ तो मेरे पास हर चीज़, मार्केटिंग भी देख रहा होता हूँ, फ़ोन कॉल्स भी ले रहा होता हूँ, मैनेज भी कर रहा होता हूँ, जापान भी देख रहा हूँ, UK भी। मैं फ़ोन, मेरा जितनी टाइम मेरे साथ फ़ोन पे होगा उतने पैसे बन रहे होंगे। पाकिस्तान की चीज़ें, मैंने गाड़ियाँ लेना कम करनी है। पहले साल की 20 गाड़ियाँ 25 गाड़ियाँ बनाते थे, अब मैं खुद 4, 5, 8 के आ चले, वर्कशॉप का खर्चा निकल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, चलती रहती। इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज मनी, कि इनकम आपकी जनरेट पाउंड्स, डॉलर्स और दरहम में हो रही हो तो यार कौन ख्वारी करेगा ये सारी चीज़ें। और फिर जो आजकल की मेंटालिटी है लोगों की, अजीब अजीब से, एक तो ये जेनजी बच्चे मेरे समझ में नहीं आते हैं। नहीं मतलब यार कुछ चीज़ें होती हैं, हम भी अपने ज़माने के जेनजी होंगे ना यार, माँ के पेट से तो नहीं सीख के आए कोई भी चीज़ें, लेकिन ये कभी नहीं कहा सब आता है। सर साइकिल पे चलते हुए रोड पे चेन उतर गई, हम खुद चढ़ा लेते थे ना, ऐसे थोड़ी कि साइकिल की चेन उतरी और लेके आ गया कि जी ये ख़राब हो गई, अब इसका कुछ कर दो हमारा। आजकल के बच्चे सारे ये इस टाइप के हैं कि कोई भी चीज़ ख़राब हो गई मुझसे पूछ रहे हैं P30 यार थोड़ी रिसर्च कर लो। और अगर खुदा न खासा उन्होंने रिसर्च कर ली, आप उनसे कोई बात करो, वो आगे से कहते हैं जी ChatGPT और AI हमें ये बता रहा है। हाँ ऐसा ही है, सब उससे पूछते हैं यार, वो आपको कभी मना ही नहीं कर सकता। जो आप बोल रहे हो वो घुमा फिरा के अच्छा हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, ऐसा ही होगा। हाँ मतलब वो बड़ा डिपेंड करता है। मुझे दोस्त ने सिखाई, जेनजी दोस्त है मेरा, उसने सिखाया कि AI चलाते कैसे, हमें तो नहीं आता, कि वो प्रॉम्प्ट भी जो डालो वो भी एक जरूरी चीज़ है। कि बट खैर आई गेट व्हाट यू सेइंग। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि R&D उनकी AI के अलावा नहीं है। कुछ लड़के हैं जो बहुत तेज़ हैं, लेकिन वो कुछ में मेरे ख्याल से 100 में से 2% लड़के होंगे जिनका दिमाग चल रहा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या तो उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, या उनके घर वालों को ये शौक है जो उन तक डेवलप हुआ है, लेकिन ग्रास रूट लेवल से उन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं। मतलब हमारा वो टाइम था कि हम डबल पैडल मार के भी गाड़ी रोकते थे कि जी हर लेवल की देखिए, हाँ जी, इंस्टेंट ब्रेक मारी तो वो पता है पैडल तो ही अंदर चला जाएगा। ज़्यादातर जो है वो डायरेक्ट 204 में बैठे हैं, पहली गाड़ी है। हाँ। वो नहीं होना चाहिए पहली गाड़ी। मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि मेरे बच्चे भी जब बड़े हों तो पहला एक शिट बॉक्स ही हो, जंक यार्ड, ताकि वो मतलब अनसेफ ना हो। लेकिन अनसेफ की बात नहीं है मेरे ख्याल से, अगर वो रोड पे खड़ा हो तो उसको पता होना चाहिए कि मैं घर कैसे जाऊँगा, मैं इस गाड़ी को रिकवर कैसे कराऊंगा। भाई हमारे जो बड़े थे सब, मेरे वालिद हैं, वो यहाँ से गाड़ी चला के जाते थे इंग्लैंड शॉप। हमने 10-12 ट्रिप किए बाय रोड, 60s में, 70s में, 80s में। फ़ोन शो मोबाइल तो नहीं थे ना। अगर गाड़ी ख़राब है और अगर आपको DIY नहीं आती तो रिकवरी तो नहीं मंगवा सकते ना। वहीं खड़े हैं रोड के साइड पे, लोगों ने इंजन रीबिल्ड कर दी। ये तो एक सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं कि चूंकि कन्वर्जेंस की बात हो रही है, 1 करोड़ बजट 204, 2 करोड़ बजट, 2 करोड़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना।
RS3 212 ये तो 1.5 पौने 2 के बीच में है। हम्म, RS3 150 से 160 ठीक है। 165 और 212 फिर प्री फेज भी 150 160 फेस ठीक लिफ्ट है। वाली 175 से 180 85। नहीं लेकिन आपकी प्रेफरेंस क्या है कि RS3 F10 या 212? सर ये सारी चीज़ें अलग है ना। अब है तो सब फिट लेकिन मतलब नहीं, अब एक बंदे को सुपर स्पोर्ट सेडान नहीं चाहिए, बड़ी मिड साइज सेडान नहीं चाहिए। आजकल की वो चाहिए तो RS3 ले लो। मतलब मैं उसको आजकल की वो कहता हूँ, है नहीं बट कहने का मतलब। बॉस बात यह है कि RS3 बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। जो ईवो वाला बंदा होता है ना, वो उसको कभी भी RS3 समझ में नहीं आएगी। हमें नहीं समझ आएगी, नए डॉक्टर साहब को समझ आएगी ना। मैं बात कर रहा हूँ एक नए बच्चे की जिसके पास टाइम नहीं है कि अच्छा, वो नए बच्चे को पालेगा। RS3 चाहिए भी नहीं। RS3 किसने ली हुई है? RS3 ली भी हमारे पुराने बाबू ने। हाँ, आगे बात क्योंकि ये है, RS3 में कोई फ्लैशी चीज नहीं है तो बच्चा क्योंकि करता अब जो पुराने बाबे हैं वो भी थक गए हैं ना, हम्म। लाइक दे आर इनटू बिल्कुल, देयर हाँ। 50s 60s। यार कौन अच्छा आता अगर है या नहीं भी है, 4 फराज रन भाई मारा, आपको कह रहा है 60s। 4 रन मारा, हाँ। फट गई, इंजन टूट गया, हम्म। अब फिर मैकेनिक, फिर हज़ारों डॉलर का सामान। एक बंदा थकना और टूटना शुरू हो जाता है। हम्म। पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर साहब वाहिद आदमी हैं जो अपने घर में अपने हाथ से सारी चीज़ें करके रेडी कर लेते हैं। दे नो हाउ टू फिक्स इट। बाकी जो होते हैं वो मैकेनिक्स के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं, उन बेचारों को उतना ही पता होता है जितना कहीं ना कहीं से सीख लिया होता है उन्होंने। तो मेरा अपना कहने का मकसद ये है कि उन सबों के पास RS3 है, दे आर एंजॉइंग इट, उन्होंने बहुत अच्छी ताकत भी निकाल दी है, सब कुछ है। लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं वो उनके पास ईवोज भी है। वो एक अलग कैटेगरी है। मैं तो एक बात कर लेकिन रहा हूँ नए कि- बच्चे को RS3 इसलिए समझ में नहीं आती, उसमें कोई फ्लेक्स नहीं है ना। ना इंटीरियर उतना वो है, ना एक्सटीरियर इतना, ना कोई आवाज सर, ऐसी आप है। हर बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे राउंड अबाउट्स फेरने हैं, सारे ब्रिजेस नीचे उतरने हैं, ऊपर चढ़ने हैं, मीटर डाउन की वीडियोस बनानी है, और एक रॉ V8 रंबल उनको चाहिए जो बस ट्रा 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 करते रहें। टायर फाड़ें, फिर लगाएं, फिर फाड़ें, और अलग अलग नाम की 63 आ गई हैं, पता नहीं कौन से नाम लगते हैं, 60 हाँ, 63, ओप्पो वो 63, उनका वो है इंस्टा प्रो मैक्स पे। 63 और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, 3 करोड़ के बजट में। 3 करोड़ के बजट में 260 से 290 के बीच में फेसलिफ्ट गाड़ी बनती है C63S। 2 करोड़ 5 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 20 लाख के बीच में प्री फेसलिफ्ट ठीक है। C63S बनती है, विच इज़ अमेजिंग फॉर अ 2 सवा 2 करोड़ के बजट में एक नए इंटीरियर वाली गाड़ी, एंड यू कैन फेसलिफ्ट इट एज ठीक है। वेल। और 4 लीटर इंजन होता है। 3 करोड़ की तरफ जब आप चले जाते हैं तो आपके पास RS5 का ऑप्शन भी खुल जाता है, ठीक है। ये 2018 वाली। और 213 एनी डे एनी टाइम, आजकल जो प्राइसेस गिर गई हैं, लोकल गाड़ी भी अभी हमने परसों खरीदी है 170 की, ठीक है। इस्लामाबाद नंबर, पैनोरामिक रूफ, ठीक है। और 170 के में ली है। एक गाड़ी 180 की ली है। F90 का डोनर महंगा है। F90 का डोनर महंगा है। अच्छा ठीक है, तो एंड में वो जो मर्जी कर लो, या जापान में M5 सस्ती है। जो भी 2018 की गाड़ियाँ हैं जो 25 से 50 हज़ार के बीच में चली हुई हैं, आजकल उनकी जो रेगुलर प्राइसेस चल रही हैं 55 लाख 60 लाख yen के आसपास है। नहीं मतलब टर्न की हमेशा आजकल F90 महंगी है ना, महंगी होती है मेजोरिटी डोनर की वजह से। जी। उसका 40 दो लाख से रुपए कम का डोनर फर्क है ना। हाँ, 2 से कम नहीं है ना डोनर। 2 पे भी नहीं मिलता। कभी कभार किसी को बहुत पैसों की ज़रूरत हो जाए तो वो दे दे, या उसकी बैटरी शैटरी सड़ जाए और किसी को ज़रूरत हो तो वो ले ले। ठीक है। अच्छा, अब आपसे सवाल ये है कि लेट से TPG ना होता और आप यहाँ एक क्लाइंट होते और आपने एक कन्वर्जन करवानी होती, तो आप किस वर्कशॉप से करवाते? डॉक्टर साहब भी नहीं होते। डॉक्टर साहब कन्वर्जन तो नहीं करते ना? नहीं, लेकिन नहीं 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 नहीं, जितनी वर्कशॉप्स हैं इनमें से कोई। मेरे ख्याल से अगर मेरे पास, अब वही वाली बात बजट के हिसाब से की बात की जाए, देखिए बॉस, मैं एक नल्ला क्लाइंट नहीं बन सकता ना जिसके पास कोई एक्सेस नहीं है। मुझे दोबारा पैदा होना पड़ेगा ना कि वो मेरे सामने वाला एक नूब सोचता कैसे है। मेरे पास हमेशा से सारे एक्सेस रहे हैं। चलो फॉर सपोज हाथ पाँव लेबर की जॉब अगर करनी होती, तो आज भी कराची में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर में कन्वर्ट कर रहे हैं गाड़ियाँ। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी वर्कशॉप की ज़रूरत होती, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हम लोग खुद ही वर्कशॉप थे, और अगर वर्कशॉप नहीं थे, पूरा कोविड हमने डॉक्टर साहब के घर पे काम किया है, सारी टीम हायर कर लेते थे। और ये हमेशा से एक कीड़ा होता है कि यार हम खुद ही कर देते सारी चीज़ें। कभी भी प्रॉब्लम कन्वर्जन खुद ही करते हैं, क्योंकि कभी किसी भी वर्कशॉप से काम ही नहीं कराया ना। एक इंसान का ब्रॉटअप ऐसा हुआ है कि जब भी कोई काम किया है वो खुद ही किया है। कन्वर्जन भी खुद ही करना शुरू करी है, ख़राब भी की है खुद करी है, ठीक भी करी है खुद ही करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं करता, अब ये प्राइस ब्रैकेट के ऊपर भी बात है कि मेरे ख्याल से कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे जो दोस्तों में से एक होते उन दिनों जिनसे मेरी अच्छी बातचीत थी वो आप लोग थे।
क्योंकि आप लोगों को देख के ही हमने कन्वर्जन शुरू की थी। डेफिनेटली मैं आप लोगों की तरफ ही आता, आदिल भाई आपकी तरफ ही आता, क्योंकि ठीक है ना, वो तो आपके पर्सनल प्रेफरेंस है ना। लेकिन अभी मेरी 13-14 वर्कशॉप हैं जो कर रही हैं, 12-13। हाँ सर जी, मेरे सामने सब शुरू हुई हैं। सबसे पहले आप, फिर मैं, अब बाकी आना शुरू हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन 3 सालों के अंदर। उससे पहले तो कोई भी नहीं कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई वर्कशॉप हायर कर लेते और ख़ुद उसके सर पे बैठ के काम करवा लेते कि जी ऐसे 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 काम कर लो, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है सर कि मैं अपनी कोई भी गाड़ी किसी के हवाले ऐसा प्रोजेक्ट कर लूँ। पता नहीं, ठीक है, हर बंदे का अपना होता है। मैं नहीं दे सलाउद्दीन सकता। भाई घर पे बैठ के आते हैं, वो भी करवा रहे होते हैं। हाँ, लेकिन मैं किसी को प्रोजेक्ट पूरा नहीं दे सकता। इट्स ईदर डॉक्टर रज़ा, मैं, या फिर प्रोजेक्ट ही नहीं है। ठीक, ये फॉर गाइस वाचिंग, आपकी क्या एडवाइस है? बहुत से लोग मुझे डीएम करते हैं, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं होता। मैं कहता हूँ क्या, लड़के हैं, कुछ कहते हैं कि जी हम ट्यूनिंग में घुसना चाह रहे हैं, कुछ कहते हैं कि हम वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, फील्ड में घुसना चाहते हैं एज ए करियर। तो क्या आपकी एडवाइस है, घुसें ना घुसें, इस मुल्क से चले जाएं, इधर ही करें, कुछ जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू? यार, ये एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अब जैसे फॉर सपोज आप ट्रेडिंग की बात करें, जब मेरे पास पैसे नहीं होते, सारी इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदी होती हैं, अक्सर पैसे ख़त्म हो जाते हैं यार, कोई चीज़ बिकी भी नहीं हो तो आपके पास 1000-2000 भी नहीं पड़े हुए होते, क्रेडिट कार्ड चल रहा होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करती है ना, वो ये करते हैं कि यार ये अपना सारा फ़ोन में बैठ के यूँ करता है, टंग डॉलर गिर जाते हैं। इसी तरीके से उन बच्चों के लिए हम एज अ वर्कशॉप ओनर्स हैं कि यार इनकी अय्याशियाँ देखो। इट्स अ 15-17 ईयर्स ऑफ जर्नी यार। अगर पहले ऑल्टो में आते थे, कोरे में आते थे, वो कोई नहीं देखता ना सर, उन दिनों इतने स्नैपचैट और ये सब चीज़ें होती नहीं थी ना। द पॉइंट इज हमने 3GP वाले 6600 से कंटेंट चलाना शुरू किया और वीडियोस अपलोड करी हैं। तो किसी भी बिजनेस में आपकी कंसिस्टेंसी होगी, वो ऊपर जाएगा विद द राइट माइंड। देखिए, मैंने भी BBA करा है, बिजनेस पढ़ा है, तो बिजनेस कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि बंदे को इंजीनियर बनाने के बाद भी बैंक में लगा देते हैं, अगर वो डॉक्टर बन गया है तब भी उसको किसी ऑपोजिट फील्ड में लगाते हैं। और मजाक किसका उड़ाते हैं? किसी चाय वाले का, किसी पान वाले का, किसी परचून वाले का, कि तू पढ़ के क्या करेगा, तुझे दुकान ही चलानी है। तो भाई मेरे, वो बिजनेस पढ़ेगा तो बिजनेस आगे लेके चलेगा ना। अगर उसके बाप की निहारी की शॉप है तो इंजीनियरिंग करके क्या उखाड़ लेगा यार, तो उसके लिए आउट ऑफ द कोर्स है ना सिस्टम। अगर तो आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और वो आपको ग्रूम ऐसा करते हैं, सिखाते हैं। हम भी कोई ऐसी बिजनेस सीख के तो नहीं आए ना, मेरे फैमिली में कोई भी बिजनेस नहीं करता। नहीं, बट अब जो हालात पाकिस्तान के, अब आप देखो ना, अब आप बाहर गए हो, मुझे खुशी है, आप फर्क मुल्क देख रहे हो, वहाँ सिस्टम देख रहे हो, बाहर गए हो, सीखे ही हो ना नई चीज़ें कि दुनिया कैसे इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं कि मतलब बिजनेस नहीं, जनरली हाउ लाइफ वर्क्स। हाँ, यकीन करें कि अगर वो लोग कलमा पढ़ लें तो हमसे बहुत अच्छे हैं। तो उसमें आपका ख्याल है कि अभी जिसको मौका मिले वो बाहर जाके कोई काम करे? 110%। अगर आपको, हर बंदे का एक अपना सेटअप है ना, कोई माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर निकल सके तो अगर निकल सकता है निकल जाए, नहीं निकल सकता तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखिए, हर किसी के पास इतने फंड्स नहीं होते। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप गए जाके एक बिजनेस प्लान लेके बैंक के मुंह पे जाके मारा और वो बोलेंगे ये लो सर, हाँ, ये 50 लाख या 1 करोड़ मैंने आपके लिए रखे हुए थे स्पेयर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से वर्कशॉप एक, अगर आपके पास, कितने सारे ऐसे वर्कशॉप्स हैं जिन पर काम भी नहीं है। हमारी अपनी लाइन में अगर आप 2-4 गैराजेस आके चले जाएं तो हम इस तरह देख रहे होते हैं कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, लोग बंद हो जाते हैं। काम कॉन्टैक्ट्स की बेसिस पे आता है, आपको बाहर निकल के लाना पड़ता है। अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस वाला वर्कशॉप खोल रहे हैं तो यू हैव टू हैव सम कंपनी वाले इन द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके पास 10 गाड़ियों 5 गाड़ियों कोई मिल ऑनर्स हो, जिनके पास आप उनको बोल सकें कि यार लाइक हमें आप अपनी मेंटेनेंस देते हैं, कोई चीज़ देते हैं बेस हो के एक्सपेंसेस निकल रहे हैं, जिससे आपका ब्रेड एंड बटर चल रहा हो। हर बंदा, देखिए हमने जब कन्वर्जन करी, हमने कमाया और हम निकल गए। हर बिजनेस का एक साइकिल होता है, उस साइकिल के पीक पे पहुंचने के बाद जब कैपिटल जनरेट हुआ तो उस कैपिटल ने हेल्प की ना मूव आउट करने के लिए और सोचने के लिए, दिमाग चलाने के लिए। अब तो इतने ज़्यादा टाइट रेट्स हो गए हैं कि सिर्फ वर्कशॉप का खर्चा निकल जाए बड़ी बात है। अब उसी से मेरा अगला सवाल भी था, आपको कन्वर्जन्स का पाकिस्तान में क्या अगले 2 साल नजर आ रहे हैं, 5 साल? स्लो हो गई है, सैचुरेट होगी मार्केट? देखिए, मार्केट कभी भी सैचुरेट नहीं हो सकती, कभी कोरोला सैचुरेट हुई है? नहीं, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ
क्योंकि ऐसे ही बता। 214 और उससे अगली i5 वाली G90 वाली शेप है, वो इतनी महंगी सर हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते, 5 बंदा करा लेगा इस 22-23 नहीं करोड़ बट रुपए ब्रो के। 2048 वापस रीसेल में भी आ गई है ना। ठीक है ना, तो करोला भी तो वापस बिकती है ना। लेकिन जीरो मीट्रिक कोई क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको किसी की पुरानी गाड़ी में नहीं बैठना। आजकल के लड़के जो इंटरनेट के ऊपर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जो गाड़ी के साथ जनाखोरी करते हैं, आप खरीदेंगे वो गाड़ी? नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने देखा है, जो कन्वर्जन वाले ज़्यादातर लोग हैं, सारी मैं भी ज़्यादातर को जानता हूँ, वो एक जो ग्राहक आता है नया, उसको कहते हैं कि यार आप फ्रेश कन्वर्ट कराओ, ठीक है, विच इज़ फाइन बिकॉज उनका मेन बिजनेस वो है। वो अगर उनको किसी की रीसेल में गाड़ी दे के देंगे तो क्या कमीशन कमा लेंगे दोनों साइडों से। अच्छा, वो एक बिजनेस हो, विच इज़ फाइन। मैं पर्सनली अगर लेट से मैंने तैयार करनी 213, तो मैं 213 वाले के पास, जब सर उमैर बेच रहा है अपनी 213, उमैर को मैंने कहा इसकी प्राइस, उसने एक प्राइस बताई, मैंने कहा मेरे हिसाब में ये कॉस्टिंग है, जो आपने कॉस्टिंग बताई इससे थोड़ी ऊपर मैंने उसको बताई जो मेरे कैलकुलेशन थी। तो मैंने कहा ठीक देखो, क्योंकि वो कहता है यार टाइम बच रहा है अगले का। सर आप समझ नहीं रहे। हाँ, हर लेकिन बंदे वो जो के आप पास बात करें वो इतने गाड़ी मैं ना पैसे भी नहीं है ना कि वो बोलता है कि जी 50 लाख डाउन, ठीक है। अब अगर वो साल में 2 दफा गियर अपने 50-50 लाख के रिपेयर कर देता है तो उसके लिए 50 लाख इज नथिंग। नहीं, हाँ। देखें, किसी एक नॉर्मल बंदे को आपने जिसको 4 करोड़ की गाड़ी बेची, उसको आप 3.5 करोड़ की ऑफर दे दो, तो सर उसका तो दिमाग थोड़ी देर के लिए हिल जाएगा। अब इसमें हम क्या करें? जब शुरू की 213 तैयार हुई थी तो कॉस्टिंग आसमान पे थी, क्योंकि वो बाहर महंगी थी, यहाँ सस्ती थी। 1.5 करोड़ की, 1 करोड़ 35 लाख की 213 मिल जाती थी। मेरा अपना कंसर्न क्या होता है कि अगर किसी के पास बजट नहीं है तो मैं 2 डील्स करने की कोशिश करता हूँ। आपकी पुरानी अच्छी साफ गाड़ी है जिस पे आपने ज़्यादा टकाडम नहीं की हुई होगी, वो गाड़ी मैं एक अपने दोस्त को बेचूंगा जो आया हुआ होगा इन अ प्री ऑर्डर प्राइस। ठीक है, आपने चला ली, आपको 1 करोड़ 10 लाख की पड़ी थी, आज 1 करोड़ 20 लाख की पड़ती है, आप इसको 117-18 की दे दो। चलाने के बाद भी कमा लिया, उसका भी भला हो गया, 5 महीने वेट नहीं और गाड़ी भी साफ सुथरी। आप नई चीज़ बनवाओ, तो एक को गाड़ी भी दिलवा दी और दूसरा क्लाइंट भी खोल लिया। आपके पास एक बंदा आता है जिसको आप फ्रेश गाड़ी पे कन्वर्ट करने के लिए जाते हो, क्या आप करा लो, दूसरा फंसा हुआ है, उसकी आप बेचोगे तो गाड़ी कन्वर्ट करोगे ना। तो मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि नए क्लाइंट को, जिसको जो अच्छी गाड़ी है, मैं कभी भी उस बंदे की गाड़ी नहीं बेचता जिसने इंटरनेट पे उसके साथ धमाका खेज मवाद किया होगा। आप उसको क्या ही झूठ बोलोगे, झुठलाओगे। और बात ही होती है कि लोग इतना भरोसा करके आते हैं कि यार आपने ज़बान दी है। मैंने भी यूके से एक क्लाइंट को गाड़ी बेची है, हैदराबाद गई है, वो ऑस्ट्रेलिया था, मैं उससे नहीं मिला। अच्छा ठीक है। दूसरी गाड़ी मैंने कराची बेची, मैं यूके में था, अभी आए हैं तो सबसे मेरी मुलाकात हुई है। ठीक है। G63 जिन क्लाइंट को बेची वो सियालकोट होते हैं, हम आज तक नहीं मिले। ये आप और मैं वो बातें कर रहे हैं जो हम 100 लोग म्यूचुअल एक दूसरे के जानने वाले हैं। रैंडम बंदे को सर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा हर बंदे का एक बजट होता है, वो कहता है कि यार मुझे रीसेल में सस्ती चाहिए। 60,000 वाली गाड़ी के 170 मांग रहे हैं, 70-80 हज़ार वाली गाड़ी या 85,000 वाली गाड़ी 130-35 की मिल रही होगी। दोनों ने डोनट ही बनाने हैं बॉस। रैप का कलर चेंज करना है, रिम चेंज करना है, बॉडी किट लगानी है और भगाते दौड़ाते रहना है। तो मेरा ख्याल ये है कि 204s कभी सैचुरेट नहीं हो सकती। हाँ, फॉर सेल ऑल ऑफ अ सडन आ जाती हैं। आपने ईवो का भी टाइम देखा, 14-14 लाख की थी। कन्वर्टेड ईवो वॉज 22-25 लाख। ओरिजिनल ईवो CD9 है फ्रेम 15-16 लाख, 18 लाख। अब 3-4-5 साल के बाद कोविड से आज तक के टाइम पे सर औकात से बाहर हो गई ना गाड़ियाँ। तो आपसे सुपरा मैंने 18-20 लाख की ली थी, हाँ 22 लाख। 22 लाख। अभी क्या मिलेगा 22 लाख का? 2 रिम, उसका गियर भी नहीं आया। नहीं है। अभी एक और जो मैं सुपरा यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ ग्रीन कलर की, उसका सिर्फ कॉस्मेटिक का सामान, रबड़ें, वेदर शील्ड जो बाहर की मोल्डिंग्स होती हैं, लाइट, बोनेट की रबड़, बम्पर की रबड़, पिछला बम्पर, अगला राइडॉक्स की कार्बन की किट, स्कर्ट्स, ये टोटल सिर्फ कॉस्मेटिक विदाउट व्हील्स 35 लाख का सामान है। अभी इसमें कॉइल ओवर्स भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इंटीरियर का कोई सामान नहीं है, जस्ट टू लुक गुड कि वो खड़ी हो तो आउटस्टैंड करे बाकी गाड़ियों से। ये सामान के पैसे हैं इसके। और ये ओरिजिनल ट्विन टर्बो वाली है? ये ओरिजिनल ट्विन टर्बो 6 स्पीड, गुड। तो इसकी कब इस साल उम्मीद है कि आ जाएगी पब्लिक व्यू में? मैं तो देखूंगा कि अगर ये शबाब देख रहा है तो
उसकी वजह से मैं एक हफ्ते से रुका हूँ। उसने मुझे बोला था कि नहीं, हमारे पॉडकास्ट अपना जो पुराने डायनासोर सर्कल है हमारा, सब वो सब देखते हैं, तो जो मैसेज हुआ करे वो दे दिएगा। हाँ तो ये शबाब, हाँ, तो क्योंकि मैं तो दिखा सकता हूँ कि वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था। अच्छा, पाकिस्तान आ गया वो, हाँ लेकिन समाव कोई क्या हुआ होगा उसके साथ, लेकिन बहरहाल वो मुझे आएगा, मेरा एक बम्पर देगा तो गाड़ी स्प्रे होगी। 20 दिन से मैं उस बम्पर, उसने मुझे सारा सामान दे दिया, डिफ्यूज़र दे दिया, साइड स्कर्ट्स दे दिए, सब कुछ दे दिया, फ्रंट बम्पर नहीं दे रहा। तब आ जाए। अब मुझे ये बताएं कि चूंकि आप एज अ वर्कशॉप ओनर एक चीज़ है, एज अ फ्रेंड अलग चीज़ है, लेकिन चूंकि आपको परफॉर्मेंस का शौक है, आप गाड़ी खोल के चलाते हैं, ड्रिफ्ट वेंट हुआ डाल दी, ऑटो क्रॉस वर्कशॉप में डाल दी, ड्रैग करते हैं ड्रैगी पे, मतलब एक मोटर स्पोर्ट का शौक है। तो पाकिस्तान में अब आप देख रहे हैं काफ़ी अरसे से हम भी लगे हुए हैं और भी लोग लगे हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि डायरेक्शन क्या जाए? देखें, एक तो जीप रैलीज हो रही है ना, वो अच्छी चल रही है, आई थिंक, ठीक है, वो प्राइम वही है। फिर ड्रिफ्टिंग आपके सामने बहुत शुरू हो गई है। देखें, जो चीज़ अच्छी चल रही है वो कम्युनिटी बिल्ड कर रही है, एक बंदा बिल्ड नहीं कर रहा। ऑब्वियसली एक बंदा कर ही नहीं सकता। आप जो बिल्ड कर रहे हैं वो अभी आप फिलहाल अकेले बिल्ड कर रहे हैं। मतलब मैं वो बहुत चंद गिने चुने गिनती सर वो नहीं है ना, आटे में नमक के बराबर है। हम्म। जब ये कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू करेगी ना, कि किसी को अप फ्रंट पे आके क्रेडिट लेने की ख्वाहिश नहीं होगी, तो ये चीज़ें चल जाएंगी। देखें, बात ये होती है कि एक तो ड्रिफ्ट, पहले बताएं ड्रिफ्ट का आपके ख्याल से सही जा रहा है? देख रहे हैं आप इवेंट्स में बहुत अच्छा है सर, लेकिन वो भी सिर्फ ऐसे गार्डन ही बुक कर रहा है, बाकी कराची सराची और इस्लामाबाद में ऐसा सर इतना बड़ा ट्रैक नहीं है ना किसी के पास। गवर्नमेंट कराची में जो सपोर्ट ट्रैक बना हुआ है उस पे एक नया लड़का जाएगा सर, वो अपना बहुत नुकसान कर लेगा। उसकी गाड़ी कर्ब पे लगेगी, उसका तो तबाही है सर, उसकी तो गाड़ी वो बस की तरह चलना शुरू हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलते चलते कैब वॉक, हाँ ऑटो ऑटो इधर पे होती है ना। हाँ, तो अब ऐसे गार्डन एक वाहिद, या आपका ये 2F कार्टिंग ऐसा है कि इस पे रनवे एरिया बहुत ज़्यादा है, कि आप हाई स्पीड में भी निकलते हो तो घास में जाओगे, मतलब डायरेक्ट कहीं किसी कर्ब पे लग के नहीं जाते ना। मेरे ख्याल से तो ज़मीन प्रॉपर्टीज इतनी महंगी हैं कि लोग अगर क्वार्टर माइल की तरफ चले जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपको हर 2 महीने में एक या 3 महीने में एक इवेंट कराएं, लोग अपनी गाड़ियां तोड़ें। या ताज जी, आप दुबई जाते हैं तो आप स्ट्रिप पे जाते हैं, आप भी हमारी तरह ठरकी है कि जहाँ जाएं, ठीक है, यूके में आप सेंटा पोर्ट जाते हैं, आपने देखा है कि स्ट्रिप, मेरा बिलीफ है कि जब एक स्ट्रिप बन जाएगी, वो कब बनेगी, किस शहर में बनेगी, कौन बनाएगा, कुछ है सर ना बनाए। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी स्ट्रिप पे रेसें होती हैं? नहीं होती, लेकिन वो जो रोड रेसिंग जीटीआर होगी या रनवे पे होती है, हाँ। कूटा मंडरा, और या वो स्टेडियम में होती है जहाँ लोग टैपिंग कर रहे होते और निकल जाती है गाड़ी, वो कम से कम एक रोड तो उस स्टेडियम की है ना। यहाँ रनवे आप लेने जाओ तो खैर, मुझे ये लगता है कि अगर एक स्ट्रिप बनेगी तो एक ड्रैग रेसिंग एक्चुअली आएगी। अभी पाकिस्तान में ड्रैग गाड़ियाँ क्या 5-7 हुई, जिसको आप ड्रैग कहते हो, उसके अलावा ड्रैग कार तो है ही नहीं। बस मेरी एक छोटी सी बात सुने, मैंने गाड़ी तैयार करी, डॉक्टर साहब ने जो तैयार करके दी, हमारा फर्स्ट डे से मोटिव था स्टैंडिंग क्वार्टर। ना हमने वो 100 to 200 के लिए बनाई, ना 200 से 300 के लिए बनाई, तो वो तो कुछ भी नहीं होता, 100 होता है क्वार्टर में नहीं। हाँ। एक स्टार्टअप होता है ना कि यार हमने करना क्या है, तो सही गोल रखा है ना, क्वार्टर माइल ही गोल होना चाहिए असूलन। अब मैं मेरे ख्याल से बाकी सबसे स्लो होगा 100 to 200, क्योंकि मैंने आज तक मारा ही नहीं पर्पसली, और नहीं भी होगी तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खड़े से उठ के वो गाड़ी क्वार्टर माइल पूरा करती है, दैट्स इट। दैट इज द ओनली फिगर दैट मैटर्स। No, but nowadays people start posting 100 to 200, 200 to 250. यार 100-200 कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ आता है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है, जनरली वो ये होता है कि एक गाड़ी रोड दी हुई, ठीक है, मैं गया आवाद के पास डॉक्टर साहब किसी का से, मैं डॉक्टर साहब मेरी C63 है, इसको जरा डॉक्टर साहब ने थोड़ा बहुत छेड़ा, मैं रोड पे निकला तो मैं 100-200 मार के वापस आके डॉक्टर साहब कहूँगा कि हाँ इंप्रूवमेंट आई है। इट इज़ ओनली, मेरा ये बिलीफ है, नॉट टू पोस्ट अपने लिए कि हाँ मेरी गाड़ी में गेन आए, लॉन्च पे टायर है नहीं है, 100 to 200 का क्वार्टर माइल से तो कभी लेना देना नहीं होता, क्योंकि जितनी दफा आप खड़ी करके मारेंगे आपका 100 to 200 अलग होगा। हाँ, सवाल ही नहीं पता होता कि वो 100 to 200, लेकिन वो 100-200 को मैं एज अ डायनो ट्रीट करूँ बस। सर अलग, क्या अगर मेरा 100-200 तेज हो रहा है तो मेरी पावर बढ़ गई, कंसिडरिंग इट फुल ट्रैक्शन है, वो स्पिन स्पून की बात नहीं। ये जो आप बात कर रहे हो आई एग्री। देखो अब हम इवेंट्स, चूंकि हमारे पास जगह नहीं है, हम 1/8 कराते हैं, अगर एक 1 स्ट्रिप और 1/8 इवेंट्स बाहर एक्चुअल हो गए, 1/8 इवेंट होता है पूरा यूके का मुझे नहीं पता, बट अमेरिका में 1/8 माइल बहुत कॉमन है, 200 मीटर। उसके लिए लोगों ने जो गाड़ियां बनाई हुई हैं उनके 200 मीटर की घेरेंगे, मतलब वो गाड़ियां बनी ही 200 मीटर के लिए। बॉस फिर वही वाली बात कि हम
एक पूरा सेटअप कैसे डिजाइन करें जस्ट फॉर 200 मीटर। नहीं यहाँ तो नहीं करना है, यहाँ तो 200 मीटर साल में 2 दफा होता है, उसके लिए थोड़ी पूरा इधर सेटअप अभी बना दें। पहुंचो, कोई आवाज करा देता है जी गाड़ी निकालो, अच्छा जी सबर करो मैं क्वार्टर माइल वाली गाड़ी निकाल फाइनल ड्राइव चेंज कर रहा हूँ, नहीं टर्बो सर चेंज ऐसा कर कोई नहीं हो चक्कर ही सकता नहीं है ना। मेरा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मुझे डॉक्टर साहब ने बोला ये आपका वो है सबसे बड़े वाला मिसाइल। हाँ वो नहीं जो भी न्यूक्लियर है ना मेरे लिए हाँ। तो यार, है किसी काम का या नहीं काम का हमें नहीं पता, लेकिन सबको ये पता है कि यार इसकी उंगली की ये दबा देगा बटन। लेकिन फर्क भी तो है ना यार कि कभी कोई बाइकर बोले या कुछ बोले कि निकालनी है, अब एक मिसाइल है चला दिया तो फुस हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो हमने 4 गाड़ियां बना ली जिसपे मैं आके ऑटो क्रॉस करता हूँ या हेड टू हेड करता हूँ डॉक्टर साहब की अपनी ईवो 6.5 पे 9 में इंजन है व्हिच इज वेरी पावरफुल। चलाई है बेहतरीन बड़ी। It spins all fours Yes. all day all long with the किसी भी nitrous टाइम में third and हाँ, fourth हाँ, and हाँ, परेशान हो। परेशान हो जाए बंदा। वो भी एक गाड़ी है कि चलो चलते फिरते इनके साथ ठरक पूरी कर लेंगे, लेकिन सर वो एक हाई एंड ठरक। मैं 1-2 दफ़ा लाहौर जाके गाड़ियाँ दब के आया था, मुझे लगा वो कल्चर अच्छा है, भाड़ में जाए लॉन्च की गाड़ी। तो मैंने डॉक्टर साहब से बड़ी जिद करी कि मुझे एक रोल रेस के लिए गाड़ी बना के दें विच इज़ 1100 हॉर्स पावर समवेयर अराउंड, लेकिन रोल वाली गाड़ी एक बना के दें जिसको मैं आराम से चला भी सकूं, इस्लामाबाद में भी निकल जाऊं, साइलेंट क्योंकि वो एग्जॉस्ट जो हो। क्रूजिंग में पुल्स होते हैं वो रोल की होते हैं ना, रिंग रोड पे पार्क तो नहीं करके या मोटर पे पार्क करके सर तो नहीं एमजी launch वाला करते। या कोई ई वाला या जितनी भी हाई एंड आजकल गाड़ियां हैं, कोई भी आपके साथ खड़े होकर तो नहीं लगाता रेस। भाई जी वो जो सड़कें उन पे खड़े हो भी नहीं सकते, पीछे ट्रैफिक आ रहा है तो जरूरी है एक रोल वाली। तो एक रोल वाली, अब आप ये बोलो कि जी मेरे पास एक ही गाड़ी है, इससे मैंने ड्रैग में भी भगानी है, इसको मैंने रोल रेस पे भी लेके जानी है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन होता है। जो गाड़ी जिस पर्पस के लिए अगर टॉप करना है तो वो फिर उसी पर्पस की गाड़ी है। अभी जो हाफ माइल में जिसने 260 माइल प्लस मारे R8 ने, आपको क्या ख्याल है वो रोड पे क्रूजिंग कर सकता है? मतलब वो उसने हाफ माइल का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लगा दिया। सर लोगों के पास स्पॉन्सर्स होते हैं, हमारे पास हम खुद हैं, तो इट्स सिंपल। स्ट्रीट कार में बाहर भी ड्रैग वर्ल्ड में हम खुद ही लगे रहते हैं। Most of the guys are building a car with a no budget and we actually have no budget. दोनों अलग चीज है। हाँ। वजह फॉर सपोज आप हमजा हफीज को ले लें, उसके पास एक गाड़ी है, वो एक गाड़ी पे लगा पड़ा हुआ, उसको बिलेट भी डाल रहा है, सब कुछ डाल रहा है, वो बाकी होंगी 2-4 छोटी हमें नजर नहीं आती, बहुत बड़ी नहीं है। हमारी अगर आप बात करें बॉस, RS3 में भी करोड़ों रुपए घुस रहे हैं, तैयार हो रही है, सुपरा में भी लग रहे आप हैं। मुझे रोल प्रोजेक्ट का बताएं, उसका मुझे इंटरेस्ट है। सुपरा कह रहे हैं कुछ और कह रहे हैं? सुपरा भी नहीं, रोल की जो गाड़ी बना रहे हैं वो कौन सी गाड़ी? सुपरा भी रोल के लिए तैयार कर रहा हूँ और ईवो भी एक रोल के लिए तैयार हो गई है। अभी जाएंगे कराची डॉक्टर साहब के साथ तो इंशाल्लाह। सुपरा ग्रीन या ब्लू? ब्लू वाली। और 3.4 पे या 3.0 का? 3.4 के ऊपर ही है, उसके अंदर कुछ बिलेट की चीज़ें डाली हैं ठीक है। उन्होंने, और V160 पे फिलहाल सही है। फिलहाल मतलब अब वो कितना लास्ट करता है एक अलग चीज़ है, लेकिन अब बॉस 500-600 व्हील की गाड़ी तो ये अभी भी थी, 620 व्हील की थी जो लास्ट F1 पे चलाई थी मैंने। तो उसको तो आई थिंक कभी आपने एक्सट्रीम खोला भी नहीं है ना? सर 620 बस ठीक है। नहीं, वो 3.4 का 620 is something else। और मतलब विद द टॉर्क एंड पावर एंड मुझे नहीं पता आप कौन सा टर्बो चला रहे थे, बट अब आप 3.4 को कुछ बोल रहा है आपको? नहीं है। अब आप 3.4 को क्या 4 फिगर के आसपास ले जा रहे हैं? उम्मीद तो मेरी ये है, बाकी उम्मीद तो होती है ना, टर्बो साइज ये वो। जी टर्बो साइज तो है, हाँ, पूरा है, हाँ। टर्बो साइज तो पूरा है, फ्यूल सिस्टम कैपेबिलिटी सारा सारा कुछ 4 कुछ, फिगर के साथ से है ना? सारा कुछ हाँ सारा कुछ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक 620 व्हील की सुपरा which has a 3.4 in it, a Gatrec प्योर 3.2 डिफरेंशियल वाली जिस तरह एक गाड़ी थी, उस गाड़ी को 1000 व्हील करने के लिए 5 मिलियन जब चलाई है। मान सकता हूँ मैं भी। मुझे सरप्राइज नहीं होता ना कि मैं भी आप ही की फील्ड का हूँ, बट आम बंदे को पता होना चाहिए कि मजाक नहीं होता। अब लोग क्या कहते हैं, यार सब कुछ तो चल रहा है, पीछे एक फ्यूल पंप डाल देते हैं, बूस्ट को ऊपर तो नया बड़ा वाला टर्बो लगा देते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता, काश ऐसे होता, लेकिन नहीं होता। सर 5 मिलियन बड़े पैसे होते हैं यार। सिर्फ और सिर्फ मेरी वही स्ट्रोकर किट है, निकल के दूसरे ब्लॉक में लगी है 3.4 की, क्योंकि ब्लॉक में कुछ काम किए हैं, कुछ बिलेट शिलेट की चीज़ें डाली हैं, तो कि वो टूटे टाटे ना। वो जब मैं डॉक्टर साहब का पॉडकास्ट करूंगा तो उसमें डिटेल्ड इंजीनियरिंग में पूछूंगा ना कि को बिलेट मेंस डालनी है क्या किया हाँ जी, है। वही छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए बात ये है कि मैं डॉक्टर साहब से बोलता हूँ कि मुझे ये चाहिए, वो उनको पता होता है कि यार ये नहीं हो सकता, और फिर उनकी एक ही बात होती है, जिससे होता है उससे करा देता, कहता यहाँ से वो मेरे से हो नहीं सकता। हाँ तो मैंने कहते तो आप नहीं है तो गाड़ी नहीं है, तो बस आप जब आप है तो गाड़ी भी है।
तो मेरे हिसाब से फिर वो जो रोड रेस की ईवो बन रही है बॉस, 1000 या 1100 हॉर्स पावर की गाड़ी रोड रेस के लिए बनाना इज एज सिमिलर एज 1000-1200 हॉर्स पावर की RS3 बनाना। वही रोडे पिस्टन है, वही सारा गियर के मैकेनिज्म है, वही LSDs हैं। इनफैक्ट सब चीज़ें महंगी हैं, सस्ता कुछ भी नहीं है। बस RS3 में गियर डालने की जरूरत नहीं है, क्लचेस महंगे हैं बट वो एक बस लेकिन LSDs हैं, हाँ, शाफ्ट हैं, है, टंकी है, बहुत बिल्कुल सारी है, चीज़ें बिल्कुल हैं। है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपकी RS3 ऐसे आंख बंद करी और 1000 हॉर्स पावर होगी। नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन लेकिन उसको ग्राउंड करने के लिए पतले पतले आपके ये 20 इंच के रिम भी नहीं चलते। ऑब्वियसली नॉट, मिनी ब्रेक किट डलेगी, तो 15 लगेंगे। एक फिर कॉइल ओवर्स आएंगे, हाँ। मिनी ब्रेकेट आएगी, तो बॉस आपके भी करोड़ रुपया घुसेगा। और फिर ज्यादा लोग साइवेक्स भी डाल देते हैं, वरना कुछ DS1 पे रहते हैं मर्जी। मुझे सिर्फ RS3 का ये है, कमिंग टू RS3 मेरे इंटरेस्ट का वो है कि बाहर मैंने ये देखा है कि जो 800-850 व्हील वाली गाड़ी हैं जो पिस्टन रॉड बिल्ड है, बाकी सब सपोर्टिंग मोड तो मर्जी LSD डालनी नहीं, वो वर्सेस जो 4 फिगर में एक बहस होती है कि स्लीव वर्सेस नो स्लीव, स्लीव वाले में कुछ लोगों को इश्यूज आए हैं डिपेंडिंग ऑन किससे, क्योंकि अब आप यूके में हो, मेरे हिसाब में चूंकि यूके में तो ये गाड़ी RS3 तो कजी बॉयज ये वो तो एक नॉर्म है ना, ठीक है। अमेरिका में ये लेके जबरदस्ती घुस गए थे, हाईरोज वाले ने काफी किया है। तो आप जो प्रोजेक्ट कह रहे हैं वो स्लीव्ड इंजन है या सिर्फ? जी, वो हमारा सब इन हाउस बिल्ड है सारा सामान, लेकिन पार्ट सारा हमने आयरॉस से खरीदा है। जो उसकी अपनी एक 7 सेकंड गाड़ी है जो उसके पास है, वही हमने सारी चीज़ें ब्लू मंगा ली वाली हैं। जी, जो वो अपने लिए कर रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड है उसके लिए भी है, और आगे भी जिन जिन के लिए हैं। तो बेसिकली अच्छा तगड़ा टर्बो सारा कुछ है। और डॉक्टर साहब ये ईवोज और सुपरा से फ्री होंगे तो RS3 की तरफ जाएंगे। और हमारा मेन हमेशा से मोटिव ये होता है कि हमारे पास कभी भी वो चीज़ नहीं थी मेरे अपनी, हमारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं और डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है हम एक ही हैं। तो कोई भी चीज़ हमारे पास आज तक बाहर से बनी भी नहीं आई। इनफैक्ट चाहे ये 9 सेकंड की ईवो इन हाउस बिल्ट है, और चाहे ये सुपरा हो 3.4 स्ट्रोकर, चाहे अब ये RS3 हो। इंशाल्लाह बाकी गाड़ियाँ भी चलाई हैं तो इंशाल्लाह इसको भी चलाएंगे। नहीं सर, ये डॉक्टर साहब के तो इंशाल्लाह जब वो टाइम देंगे तो उनसे ये सवाल पूछने मैंने इंजन बिल्डिंग के कल रिलेटेड 2:30-3 बजे का वैसे आप टाइम देते हैं, हम एक जगह नाश्ता करने जा रहे हैं आपसी में। उनको एक आपका जो जहाँ से आप ये बादशाह बनवा के आए हैं वहीं बैठा देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ा मीटर रिवर्स करवाएंगे डॉक्टर साहब का और आपके सामने ला के बैठा देंगे। नहीं डॉक्टर साहब की वीडियो बात नहीं। सो मज़ा आया आपसे बात करके। हमने दुबई के आपने अपडेट दे दी, यूके की दे दी, अब हम अप टू स्पीड हो गए आपके प्रोजेक्ट्स पे भी, कन्वर्जेंस पे भी, TPG की हिस्ट्री पे, आपके डॉक्टर साहब की एक ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप जो भी बना। बस सर अल्लाह ताला किसी ना किसी को किसी न किसी ज़रिए से मिला ही देता है। इनफैक्ट हाँ। कि ये एक ब्लेसिंग है मेरे लिए कि कोई एक ऐसा मेंटोर आपको ज़िंदगी में मिल जाता है जिसको आपसे कोई लालच नहीं होती, और वो आपकी खुशी में खुश होता है। और वो हमेशा मतलब ऐसा फील होता है कि अगर मैं जीता हूँ तो वो अपनी जीत समझते हैं इस चीज़ को, अगर वो जीतते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें हसम भी नहीं होती हैं। एंड ट्रूली मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि यार क्या कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। लेकिन बात ये है कि एक इंसान का एक अपना पर्सनल ऐसा रिलेशन बन जाता है जिसमें मतलब आप बोलते हो कि हाँ जी कोई है जो आपके पीछे खड़ा हुआ है ऑल द टाइम। बड़ी चीज़ होती है सर ये। अच्छा, तो हमने कुछ सवाल आपके लिए सोचे हुए थे कि हम आपसे पूछेंगे, एंड वी वांट वन वर्ड आंसर। इसके रीजनिंग नहीं चाहिए कि आपको ये चीज़ क्यों अच्छी लगती है क्यों नहीं। सो सबसे पहले शुरू करते हैं 2JZ वर्सेस RB26। 2JZ। MK4 वर्सेस R34। हाय, टफ हो गए। आई वुड गो फॉर 34। ठीक है। MK3 वर्सेस R32। R32। ठीक है। 4G63 R32 GTR। हाँ हाँ, स्काईलाइन। वो आपकी 4 डोर वाली नहीं। गोल्फ अरे नहीं, अच्छा अब आप यूके बॉय ना। अच्छा मैं क्या था, हाँ 4G63 वर्सेस K24। 4G63 एनी डे। ठीक है। ईवो वर्सेस एम्ब्रेजा। ईवो। ठीक है, तो आप भी वो हैं, दोनों चलाई हैं, मैंने भी चलाई है। ठीक है, मैं भी ईवो का, इवन दो एम्ब्रेजा मुझे पसंद है बट ईवो से ऊपर। टेक्नोलॉजी वाइज मुझे इम्प्रेसा ज़्यादा एडवांस लगती है। ठीक है। EG Civic वर्सेस EK। बाय लुक्स By anything? EK। अच्छा EK। ठीक है। 2000। ठीक है। ड्रैग रेडियल्स का फेवरेट ब्रांड? ड्रैग रेडियल्स लेट्स डू। QTPs। हुजियर। या ठीक है। डॉग बॉक्स या सीक्वेंशियल? मैंने कभी सीक्वेंशियल चलाया नहीं है तो डॉग बॉक्स। ज़्यादा रिलायबल है ड्रैग रेसिंग उसके लिए। मैंने कभी चलाई नहीं है। अच्छा ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द फास्ट कार्स आर विद डॉग। F10 या 212? 200। F90 या 213?
F90, F80 या RS3? F80. F80 RS3 के ऊपर Still ठीक- no reasoning. ठीक है। Personal choices. फर्स्ट MK5 या 400Z? MK5. ठीक है। आपका ऑटोक्रॉस भी आपने की, ड्रिफ्ट भी किया, ऑटोक्रॉस या ड्रिफ्ट? Autocross. अच्छा ठीक I है। would prefer race against time, where there will be fair judgment. ठीक है। अगर पाकिस्तान में रैली शुरू हो WRC स्टाइल गाड़ियों की तो वुड यू? Yeah, definitely. मैं भी मतलब एक वो है Definitely, कि there is- वो तो यारिस जिया। 100, yeah, definitely. ठीक है। यारिस जिया आज आप चला रहे थे, कुछ दिनों से आप चला रहे हैं, एक लाइन में क्या फीडबैक है? I think it's one of the most amazing car for the price range and the thing it can do. I would definitely go for Yaris GR. मुझे इस बहुत प्राइस अच्छी रेंज लगती में? है। Yeah, what if you love a car, the price range do not नहीं, matter. ठीक है। But the thing is, अगर मेरे पास बजट हो for fun to drive car, तो इस रेंज में RS3 भी बनती है and Yaris GR भी बनती है, where definitely there is a massive horsepower difference and tuning capability, but still what a GR can do, RS3 would never imagine to do these kind of a things जो एक RS GR कर देती है। CP9 है या CT9 है? CP9. ठीक है बात। और उसका क्या सवाल था यार? CT9 है for a flex, हम्म। but when it comes to a driving pleasure, Hmm. nothing can match the old chassis of Evo 5.6. ठीक है। आपको, आपने बाहर जाके ओरिजिनल गाड़ियाँ चलाई हैं, Yes. C63, E63 और यहाँ जो आप कन्वर्ट करते हैं, क्या फ़र्क है ड्राइविंग में? 0%. It's all same. There is no alteration. It's just a bolt on swap. Everything will be same. कोई 19-20 का भी फर्क नहीं है. Even though conversions are way much better क्योंकि वो नई फिक्स हुई भी होती हैं, उनके अंदर कोई रैटल शटल तो अगर यहाँ से हम एक 204 कन्वर्टेड फ्रेश उठा के जर्मनी भेज दें नर्बर्गरिंग, और एक आप यूके से ओरिजिनल वही सब कुछ वही भेज दें वहाँ, और दोनों को एक प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर चलाए, आप कहते हैं लैप टाइम में कोई फ़र्क होगा? कोई फर्क नहीं आना चाहिए. ठीक है। और ये जो हैचेस कन्वर्ट हो रही हैं और ये जो ईवोस कन्वर्ट हो रही है, इनमें को आपको लगता है, क्योंकि AMG तो फ़र्क तरह के कन्वर्ट है ना, वो फ़र्क तरह की, उनमें फ़र्क है? हाँ फ़र्क का तो कोई बुरी अच्छी बात नहीं, प्राइस भी तो कम है ना, तो ठीक है। सर, वाली बात है ना कि जी हमें जो चीज़ें दिख गई हैं और पता है वो बाकियों को नहीं पता. हमारा धंधा है, हमें कन्वर्जन भी बेचनी होती है. लेकिन ओरिजिनल ईवो और कन्वर्टेड ईवो में बहुत बड़ा है फर्क है हैंडलिंग वाइज. 4, 5, 6 शेप या 7, 8, 9? No, 7, 8, 9. अच्छा, उसमें तो 4, 5, 6 if converted by Doc Saab or if someone who knows how to do it, but the ones who are changing just the floor कि जी ये तो बिल्कुल genuine गाड़ी है, they don't have that kind of a handling जो हमारे पास है. ठीक। Most of the people they change just the floor to build a Evo 5.6. 911 टर्बो या M3 GLT? 911 Turbo S. पसंद है मुझे, ठीक है। और GTR 35 या GLT? For बिल्ड में तो वी ऑल नो कि जब एंड बिल्ड करो तो GTR तेज है, Definitely. तो वो सवाल नहीं है, आपकी प्रेफरेंस। GTR. बट GLT आउट ऑफ द बॉक्स बहुत तेज है, बोल्ट ऑन को GTR को मेरे भी ना but then लगते। there's a massive price difference as well for the. वो तो यहाँ है ना, क्योंकि वो GT. कन्वर्टेड और वो है, बाहर दोनों आपको मिल जाएंगे 70-80 हज़ार पाउंड की। सस्ती भी मिल जाती है ना. नहीं एग्जांपल दे रहा हूँ, GTR सिमिलर। जिसने बिल्ड करनी है वो you would go for 2008 model which is around 25 to 35,000 pounds, whereas GT starts from 45 to 55,000 pounds. तो जो 20,000 पाउंड है अगर आप वो GTR पे डाल देते हो इंक्लूडिंग द फेस लिफ्ट, डैश, फेस लिफ्ट, मोटरटेक एंड एवरीथिंग, तो आप तेज हो जाते हो. चूँकि आप बाइकर भी हो और आपको बाइक का भी शौक है, मुझे भी शौक। इस्लामाबादी बर्गर बच्चे का सवाल. क्या? बाइक का शौक आपको है, पूरा नहीं हो रहा सही से. होंडा, कावासाकी, सुजुकी या यामा लीटर में कैटेगरी में? 1 लीटर कैटेगरी. मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी जो हैंडलिंग लगी है वो S1000 की लगी, जो नई वाली आई है. वो तो आप BM में चले गए ना, आपने जापान को लात मार के जर्मनी चले गए, जापान के 4 ब्रांड्स उनको, R1, जिक्सर, ZX10R या CBR 1000, बताओ। सबसे ज़्यादा हैंडलिंग वाइज जो कंफर्ट आपको देती है वो होंडा देती है, बट व्हेन इट कम्स टू
ड्राइविंग प्लेजर और शशके मशके तो मेरे ख्याल से रीसेल वाइज और बाकी चीज़ों में सुजुकी बहुत अच्छी है। और रिलायबिलिटी। हाँ, बट मेरी अगर आप बात करें तो मैं कंफर्टेबल सुजुकी के साथ ज़्यादा था, और मैंने रखी भी है 1000 जितनी भी है सुजुकी की। कावासाकी मुझे थोड़ी लाइक बस ठीक लगती है, लाइक इतना मज़ा नहीं आया कावासाकी चला के। अच्छा ठीक है ना, एक हमारा सवाल है गाड़ियों से हट के, अगेन आपने एडवाइस दी यंगस्टर्स को जो बिजनेस में घुसना चाह रहे हैं। एक बंदे का सवाल था कि जी ताहा भाई से पूछें कि लव मैरिज होनी चाहिए अरेंज मैरिज, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, एडवाइस दे दें। 2 किस्म की लव मैरिज होती हैं। अच्छा वो क्या है? एक किस्म में ये होती है कि आप मेल डोमिनेंट होते हैं, आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है, आप उसके घर जाते हैं, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और आप रिश्ता करके ज़िंदगी गुजार लेते हैं। ठीक है। एक लव मैरिज वो बाबू सोना वाली होती है जिसमें आप कुत्ते होते हैं। अच्छा। मेरे ख्याल से उससे बदतर होते हैं कि कौन क्या खाना खाया ये नहीं 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 अच्छा। ये तो सर शुरू में पटाने के लिए होता है ना। ठीक है ठीक है। उसके बाद एक लेवल ऐसा आता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है। सर आपने अगर गुस्से में उसके मुंह पे फ़ोन रखा और उसने आपके मुंह पे अगली दफ़ा फ़ोन रख दिया, देन यू आर डन बॉस। क्या मतलब कि पूरी जिंदगी आप अब आप कुत्ते हैं ना बॉस। अच्छा, बस अब आपकी कभी बात आप करना चाह रहे हो, कभी गुस्सा दिखा रहे हो, धड़ आपके मुंह पे दरवाजे बंद हो गया, तो बस अब लव मैरिज क्या होगी कि रात के 10 बजे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, मैं उनमें किन किन के नाम हाँ, नहीं नाम ही वैसे एग्जांपल हाँ, उनमें से एक अभी नहीं आया हुआ, वो भी है जिसको आना चाहिए था। ठीक है। मेजॉरिटी चीज़ें मैंने से देखी हैं कि लव मैरिज के अंदर आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आप एक ब्रेड विनर हो, आप घर में सारी चीज़ें पूरी कर रहे हो। आप अगर तो अगर इस तरह का लव मैरिज हो कि लड़की बहुत अमीर घराने की है और आप कंगले साइकिल पे और आपको लव हो गया, कर लें, वो वो अच्छी तो बात है। जैकपॉट है सर। अच्छा ठीक है। उसमें तो बंदा कुत्ता बन के रहा, क्या बुरा है? ठीक है, पैसे मिल रहे हैं। नहीं चाहे सर, ठीक है। हाँ आप 2 ड्यूटीज करें ना, आप पैम्पर चेंज करें, बच्चा पालें, हाँ, वो बाहर जाए कमाए और Stay at आपके home लिए dad बन एलवी के ब्रांड कपड़े, आप हाँ। घड़ियां छड़ियां पहने, सारा कुछ। क्या आपकी बर्थडे किस कलर की हुरिकान चाहिए मतलब, यार हाँ। मतलब मैं तो है कोई ऐसी पाकिस्तान में, मुझे बताएं उस मेरे वाले पास की तो गेट चाहिए अंडरग्राउंड बेस में मतलब सर क्या ही बात हो जाएगी। मैं शर्ट पर रंग-मुरीदी लिखा के घूमूंगा अगर हाँ। ऐसी कोई बीवी मिल जाए। क्योंकि यार क्या तुमने ये 2 लीटर ही वो तैयार कर भाई 2.2 करते हैं मतलब इस तरह की नहीं ना, हाँ, वो ये थोड़ी बोलेगी, हाँ। बोलेगी कि 2 लीटर से बोर हो गया, 2.2 या 2.3, मैं कहूँगा दोनों। ठीक है। ये मेरी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि मैं मेरी अपनी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। मैं कितना इनपुट दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि हमें एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा ताहा के साथ, जो प्योरली, क्योंकि इनका काफी कुछ है सरप्राइजिंगली कहने को, रिलेशनशिप्स, शादी, उसका, तो शायद हम आपको फिर से इनवाइट करें जिसमें हम पैनल बिठाएंगे साथ एक बंदे के मौलवी का और इस तरह देखिए, पूरा अब किसी ने अगर ये सवाल किया है सवाल की और मुझसे खास तौर पे मेरे लिए ये सवाल पता है कब आया है? हाँ। जिस दिन आप लाइव पे आए तो वो सवाल इनबॉक्स में आया हुआ था, लाइव आए थे ना आप लोग, जी। तो इनबॉक्स में आए थे, तो फिर मैंने कहा आज मैं पूछ लेता हूँ कि आज मैंने स्टेटस नहीं लगाया कि आप आ रहे हो, तो वो बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने आपको कोई गलत जवाब तो नहीं दिया। नहीं, हर बंदे का अपना ओपिनियन है। तो लव मैरिज में आप कम से कम एक थोड़ा सा ना गैप रखें। मोहब्बत एक अलग चीज़ होती है और बिल्कुल ही रंग मुरीदी और जलील होना एक अलग बात हो जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप शादी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है कि आप एक साथ टाइम गुजार रहे होते हैं, तो उससे मैंने ये देखा है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ और स्टेबिलिटी है ना, वो आपकी लव मैरिज खा जाती है मेजॉरिटी। क्योंकि शुरू में आपने अपना उसको 101% दिया हुआ होता है, फिर वो 99 पे नहीं चलने वाला होता रिलेशन। उसमें ये होता है कि जी बस तुमने मुझे टाइम क्यों नहीं दिया, तुमने मेरा 2 फ़ोन नहीं उठाए, कहाँ बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द गाइज जो ये एडवाइस मांग रहे होते हैं वो उतने अमीर नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा अमीर होते और हैं। ये मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे जो दोस्त थे व्हेन दे वर गेटिंग मैरिड, तो जो उनकी जहाँ शादी हो रही थी वो उनसे काफ़ी ऊपर थे फाइनेंशियली, सो ये उसको इम्प्रेस करने के लिए हर उस पर आईफोन ही वो, तो मैंने कहा जिस तरह तुम कंफर्टेबल हो उसी तरह करना है, क्योंकि वो अपने वालिद के पास रहती है, उसका वालिद है तो मेड मैन, तुम तो अभी स्ट्रगलिंग एक बंदे हो, तो तुम उस पे ना जाना। और हुआ क्या, उनमें से एक दोस्त गिफ्ट्स और उसके चक्कर में शादी हो भी गई, बट वो उसको वो लाइफस्टाइल देना चाहता था जो उसके वालिद ने दिया हुआ था, नहीं दे सका, एंड में उसने तो उधर गलत डीलिंग की, डिफॉल्ट हो गया बेचारा। मतलब वो है आपकी बात के उतना रखो कि अगर देखें, अगर आप लव मैरिज की बात कर रहे हैं तो ये स्टेटस से पहले होता है। लड़के, मेरे ख्याल से लड़के ज़्यादा ये देख रहे होते हैं कि जी हमसे कोई ऊपर वाली मिल जाए और हम उसके पैसों पे ऐश कर लें, थोड़ा बहुत जितना भी संभाव कर लें, लेकिन हर जगह ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। मेजॉरिटी आजकल जो मैंने ये देखा है कि जो आजकल का सिस्टम है, स्नैपचैट की दुनिया हो गई, चाहे इंस्टाग्राम की दुनिया हो गई,
मेजॉरिटी जो लड़कियां हैं अब वो ऐसे बॉयज ढूंढ रही हैं जो मेच्योर हों आपकी तरह। अच्छा ठीक है। सर जी फ्लेक्स है ना सारा। मेरे पास सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि जी हमजा हामिद से हमारी कांटेक्ट करवा दें, हमें कलेक्शन जाना है। वो तो हमें जवाब ही नहीं देते। तो मैं एज अ सेक्रेटरी लोगों को बोलता हूँ कि सर मैं बगैर इतना कोई बड़ा वीआईपी नहीं हूँ मैं बगैर पूछे हाँ। कैसे आपका नंबर दे दूं हमजा साहब का। तो उनको आजकल ये लाइफस्टाइल चाहिए कि हम भी G63 में घूमें, R34 GTR में बैठ जाएं, थोड़ा फ्लैक्स करें। और अब आप माशाल्लाह जिस स्टेज पे पहुंचे हैं, 50,000 लाख रुपए क्या है आपके लिए। लाइक आप उसको कभी कोई शॉपिंग करा देंगे, कोई चीज़ करा देंगे, तो वो आपके लिए पक्की मोहब्बत बन गई लाइफ टाइम। नहीं भाई, ऐसी मुझे मोहब्बत नहीं चाहिए। मैं बड़ा खुश हूँ, शादीशुदा हूँ। रैप अप करते हैं। आपके टाइम का थैंक यू। ये कॉफ़ी मिस्त्री हमारा स्पॉन्सर नहीं है, एक्वाफिना हमारा स्पॉन्सर नहीं है, जिन हमारा स्पॉन्सर नहीं है। ये हम अपने शौक से कर रहे हैं। ताहा हमारे आज पहले गेस्ट थे, तो आई होप यू गाइस एंजॉयड। एंड ताहा, वी विश यू गुड लक विद योर रोल रेसिंग प्रोजेक्ट्स, योर RS3 प्रोजेक्ट, सुपराज तैयार हो रही, मल्टीपल दुनिया में आपने प्रोजेक्ट्स खोले हैं। हमें खुशी होगी क्योंकि हम खुद इंथुजियास्ट हैं, स्पेशली इन पुरानी गाड़ियों के। दिस तो हमें इज खुशी होती एक्चुअली है। व्हाट वी लिव फॉर। Yes, बेसिकली yes. यही हमारा शौक काम है। इसलिए करते हैं और वो हमें काम करने का और शौक ना हमें कोई पार्टियों का शौक है, ऐसा ही बोलूँगा ना। हाँ, ऐसे ही था एक जमाने का, अब नहीं आप तो अभी आए थे मेरे पास वहाँ पे। है। हाँ, तो वो तो बेचारा आवाज का दिल कर रहा था ना। अब उसको आवाज- रगड़ा दो तू ऐसे ही। आवाज- यार वो उसका बेचारा तंग था लाइफ से, मिड लाइफ क्राइसिस में था, तो मैंने चलो उसको क्लब हम सारे मिड 40 वाले पहुंच गए उसको उसकी खुशी में खुश होने के लिए। हाँ कर यार, दोस्त है तो ये है। तो वी होप कि आपके प्रोजेक्ट्स जल्द हम देखें इंशाल्लाह। और अभी तेज गाड़ी है तो जरा सेफली। बट खैर डॉक्टर साहब के साथ हैं तो आई एम श्योर डॉक्टर साहब डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन ब्रेक्स, टायर्स, रोल केज, हार्नेस। नहीं। ये अच्छी बात है। कभी भी नहीं। इनफैक्ट अभी तक मेरा जो एक सिस्टम चल रहा है वो अभी तक ये है कि मेरा रेसिंग सूट नहीं आया और अभी तक बस मैं उसको चला रहा हूँ। कि पहले दिन यही बात हुई थी कि रेसिंग सूट के बगैर आपने इस गाड़ी में नहीं बैठना है, लेकिन समाओ नहीं आया तो नहीं आया, बस हम चली गए। ठीक है। जब तक चल रहा है ये आपके पीछे फ्यूल टैंक है और सारा, तो बैठा भी नहीं, नहीं। हमारे पास फायरवॉल बनी हुई है ईवो में। खैर जो भी है वो सही करें। हाँ वो सही कह रहे हैं, हमेशा सही कहते हैं। चलें, थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच।